आज जिंदगी विद ऋचा में जो मेरे मेहमान हैं उनके एक्टिंग करियर के बहुत सारे पहलू हैं, क्योंकि वो टीवी सीरियल्स भी करते हैं, वो फिल्में भी करते हैं, वो रंगमंच भी करते हैं, ओटीटी शोज भी करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने करियर में नाम सबसे ज़्यादा कमाया हमारे वाले काम में, यानी एंकरिंग में। उन पर जब मैं रिसर्च कर रही थी तो उनकी और अपने जीवन की एक समानता मुझे मिली कि हमारी ज़िंदगी बदलने वाले व्यक्ति, गुरु नहीं कहूँगी क्योंकि उन्होंने उन्हें एक ही बार पढ़ा था, व्यक्ति एक ही हैं, ओशो। चलिए, बहुत सारी पहेलियाँ मैंने बना दी हैं, अब उनको सुलझाते हैं। बहुत ही जाने माने और बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर अनूप सोनी के साथ। अनूप, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच ऋचा, थैंक यू। जिंदगी विद ऋचा। चलिए, तो जिंदगी की बात जब करते हैं तो शुरुआत से ही करनी पड़ेगी। मैं जानती हूँ कि कई बार सेलिब्रिटीज़ बहुत बोर हो जाते हैं बताने से, बट कुछ ऐसा जो अभी तक ना दूसरों को बताया हो। बचपन आपका जयपुर में पले बढ़े आप, क्या खास रहा आपके बचपन के बारे में? एक्चुअली जयपुर में मेरा ग्रोइंग अप एज वाला था पोर्शन, अदरवाइज उससे पहले आई वाज बोर्न इन लुधियाना, फिर लुधियाना से मेरे फादर की पोस्टिंग हो गई जलंधर, जलंधर से फरीदाबाद। बट फरीदाबाद के बाद जो नेक्स्ट पोस्टिंग थी उनकी जयपुर, उसने मुझे बहुत चेंज किया। बिकॉज किस उम्र में जयपुर पहुंचे? मैं 12 साल का था जब जयपुर पहुंचा। तब सही मायने में यादें बननी शुरू हुई, ग्राउंड। तो 12 साल का जो उसका पहले का था वो 3-4 शहरों में बीता। और 12 साल के बाद जिसको कहते हैं जो इम्प्रेशनेबल एज होती है, जहाँ आप चीज़ों को ग्रास्प कर रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ मेरी हिंदी ठीक हुई जयपुर जाके, क्योंकि मेरे पंजाब में रहा था तो मेरा पंजाबी एक्सेंट बहुत स्ट्रांग था और मेरी मदर टंग पंजाबी है और घर पे हम सब पंजाबी बोलते थे, तो मेरी हिंदी बेहतर हुई वहाँ पे। और मेरे फादर का वो सबसे लंबा पीरियड था पोस्टिंग का। गवर्नमेंट जॉब में थे? ही वॉज इन स्टील अथॉरिटी, हाँ गवर्नमेंट ही, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो वहाँ मैं रहा टिल आई डिड माई ग्रेजुएशन, टिल आई डिड माई फर्स्ट ईयर ऑफ LLB, और फिर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वहाँ से गया। तो ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं और मैं भी अपने आप को जयपुर वाला ही मानता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे दोस्त यार, कॉलेज और स्कूल का एक बड़ा हिस्सा। याद है मुझे लगता है कि, तो क्या यादें आज कोई शेयर करना चाहेंगे आप? जयपुर ने क्या दिया आपको? आई थिंक सबसे ज़्यादा तो जयपुर ने मुझे जो दिया वो रंगमंच दिया, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था, मेरे घर में तो कोई लिटरेरी माहौल नहीं था। मेरे फादर को म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक़ था, तो वो उस ज़माने में म्यूज़िक कलेक्शन बहुत करते थे। उनकी वजह से मुझे थोड़ी सी संगीत में रुचि हुई, गाने की नहीं लेकिन सुनने की बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनते थे वो। तो उनकी वजह से एक अच्छे म्यूज़िक का टेस्ट डेवलप हुआ। किस तरह का? मतलब अच्छा म्यूजिक आपकी डेफिनेशन पंजाबी में, जैसे मेरे फादर पंजाबी गाने जो थे वो सूफी भी सुनते थे, बुल्ले शाह सुनते थे, अच्छा, शिव कुमार बटालवी के गीत, और प्लस ऑब्वियसली उस दौर में जब हम छोटे थे तो पेरेंट्स तो मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, ये सब भी। लेकिन कहने का मतलब वो म्यूज़िक भी अच्छा वाला म्यूज़िक था, जो 70s में एक गुड म्यूज़िक चल रहा था उस वक्त। और गजल्स उस समय जगदीश साहब को बहुत सुनते थे हम लोग। I was just coming to that कि गजल से इंट्रोडक्शन हुआ। तो वो, लेकिन ऐसा कोई साहित्यिक माहौल नहीं था कि हमने हिंदी का बहुत साहित्य पढ़ा हो या अंग्रेजी का बहुत साहित्य पढ़ा हो। मेरे फादर नॉवेल्स पढ़ते थे, उनको थ्रिलर्स का बहुत शौक था, तो वो जेम्स हेडली चेज उन दिनों पॉपुलर थे, तो वो उसके नॉवेल्स फादर पढ़ते थे, तो वो मैंने शुरू कर दिए थोड़े पढ़ना। बट आई थिंक जयपुर में रंगमंच की शुरुआत मेरी हुई, और तब तक मुझे थोड़ा सा एक्टिंग की क्राफ्ट को लेकर एक लाइकिंग पैदा हो चुकी थी कि यार ये क्या है। सिनेमा देखते वक्त मैं सिर्फ फिल्म नहीं देखता था। अच्छा। मुझे ये लगने लगा था कि यार ये क्या करते हैं, ये ऐसे इमोशनल कुछ कर रहा है और मुझे उस पर असर हो रहा है, मुझ पर उसका। वो रो रहा है तो मुझ पर असर हो रहा है इसका, तो ये क्या कर रहा है ये। और उस वक्त इतना एक्सपोजर नहीं था एक्टिंग को लेकर, तो एक तो वैसे ही लगता था कि यार ये लोग डेमी गॉड टाइप कुछ लगते थे फिल्म स्टार्स उस वक्त। उस समय तो अमिताभ बच्चन, हाँ मतलब आप आज तो आप देख सकते हैं, मिलते हैं, हर जगह अवेलेबल हैं स्टार्स आपके पास। लेकिन उस वक्त ये लगता था ये कौन लोग हैं, ये कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, ये व्हाट इज दिस क्राफ्ट। सो वो क्राफ्ट के प्रति एक थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ, और फिर जयपुर रंगमंच से जान पहचान हुई थोड़ी, और बस वहाँ से जो रंगमंच की मैं लत नहीं कहूँगा, लेकिन जो एक शौक़, एक लगाव पैदा हुआ। फिर मैंने अपनी शामें, जो एक 17 साल का बच्चा नॉर्मली दोस्तों के साथ बाइक पे घूमने में बिताता है, मेरे सारे दोस्तों के पास यामा, चक्कर लगाते हैं, हाँ मतलब घूमना मिलना शाम को, मेरी सारी शामें रविंद्र रंगमंच पर बीतती थी, अपने से कुछ 20 से 25 साल उम्र में बड़े लोगों के साथ। और बस वहाँ से जो मुझे लगा कि नहीं यार, दिस इज़ माई कॉलिंग। बट स्टिल आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि मैं ये इसको करियर बना सकता हूँ, बिकॉज नॉलेज नहीं, उस समय इतना समझ में नहीं आया। इसलिए मैं लॉ करना चाहता ही था। मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया, जयपुर में ही राजस्थान यूनिवर्सिटी में।
और उसी पीरियड में लॉ करते करते फर्स्ट ईयर में मुझे किसी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में बताया। तो लेकिन सब ने डराया भी बहुत कि यार ये आसान नहीं है, और जैसा कि ऐसा नहीं होता एनएसडी में कि आपको इस स्टेट से 2 सीटें या इस स्टेट से 4, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक अमूमन ये रहता है कि यार ये मध्य प्रदेश से आया है लोग, ये राजस्थान से आए हैं, स्टेट से उनकी पहचान बनती है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कि ये यहाँ के आए हुए हैं। सब ने मुझसे कहा बहुत आसान नहीं है। 1984 में इरफान खान के बाद आज तक जयपुर तो छोड़ो, ही वाज फ्रॉम जयपुर, इसे जयपुर तो छोड़ो, राजस्थान से किसी का एडमिशन नहीं हुआ अभी तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। 7 साल हो गए हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा यार हेल्प मी टू प्रिपेयर, क्या करूं, मतलब आई एम रेडी टू गिव एवरी पॉसिबल एफर्ट। और मेरे फादर ने कहा था यार एक ट्राई, अगर पहली बार में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो यू फिनिश योर लॉ एंड थिएटर करते रहो। अच्छा, थिएटर करते रहो, शौकिया रखो, प्रोफेशन बनाने का मत सोचो, बिकॉज यू नो अदरवाइज हमें कुछ पता ही नहीं है यार ये फील्ड क्या है, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, हम तो किसी को जानते नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, एक ट्राई करता हूँ। तो जब वो पीरियड था कि जब मेरा फर्स्ट ईयर लॉ ख़त्म हो रहा था, उसी वक्त मेरा दिल्ली में एनएसडी में इंटरव्यू हुआ, और उसके 1 महीने बाद मुझे सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना था मेरा लॉ के, और यहाँ मेरा आ गया कि भैया आपका तो हो गया एडमिशन। तो फिर मैंने कहा भाई अब मुझे जाने दो, फिर तो एक्टिंग ने खींच लिया आपको। हाँ। लेकिन रुकिए, अभी मैं जयपुर को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे ना, मुझे आपके बचपन की उतनी बातें उसमें कहीं मिली नहीं, तो वो थोड़ा सा, और आपकी माँ होममेकर थी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। घर के संस्कारों पे थोड़ा जानना चाहूँगी, और जयपुर में जो पढ़ाई शुरू की क्लासेस में आप पढ़ाई में कैसे थे, किस तरह के लड़के थे, हर बच्चे को लेकर, हर बच्चे के अपने सपने होते हैं, पेरेंट्स के अपने अलग सपने होते हैं बच्चे को लेकर, वो थोड़ा सा और बताइए। एक्चुअली पढ़ाई में मैं बुरा भी नहीं था और बहुत ग्रेट भी नहीं था, एवरेज, और एक एवरेज, लिटिल अबव एवरेज कह सकते हो आप। यू नो मतलब जैसे मैं 52 नहीं आते थे, मेरे 61 आ जाते थे, या 60, और उस जमाने में 60% की बहुत इज्जत थी, क्योंकि टॉपर के हमारे 75 आते थे, 70, तो कभी अगर 58 59 भी आए तो उसको भी इतना बुरा नहीं देखा जाता था, बस हाँ वो सेकंड डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन का एक डिफरेंशिएशन हो जाता था। तो मैं पढ़ाई में ठीक था, और पता नहीं ये कैसे था, शायद घर के ही संस्कार कहूँगा, जिंदगी का एहसास था, प्रैक्टिकल जिंदगी का एहसास था कि यार ये लाइफ है, मैं पेरेंट्स मेरे किस स्तर पर हैं फाइनेंशियली, उनकी क्या फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास कितना खर्च कर सकते हैं, कितना मैं डिमांड कर सकता हूँ, इस बात का एहसास बहुत कम उम्र में था। मेरे कई अच्छे पैसे वाले दोस्त थे स्कूल में, लेकिन मुझे पता था कि यार ये बाइक पे आते हैं, मैं बाइक नहीं अपने फादर को बोल सकता कि ख़रीद के दे दो, बिकॉज वो नहीं ख़रीद पाएंगे, मुझे पता है। तो शायद, और मेरे फादर भी बहुत ही अब तो नहीं रहे, लेकिन बहुत ही ना काम किस्म के इंसान थे। I don't remember seeing my father screaming, shouting ever in my life. बिल्कुल मुझे याद नहीं है। और कभी पढ़ाई को लेकर भी बहुत प्रेशर? कभी उन्होंने मुझे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। और हमेशा से मुझे याद है कि उनको वो एक बात कहते थे कि यार देखो, इट्स योर लाइफ, तुम ये देखो, तुमने देख लिया समाज कैसा है, आपको अपने लिए एक रिस्पेक्टेबल लाइफ बनानी है। मुझे ये एहसास हो गया था कि यार ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है कि जिस समाज में आपकी बेसिक एक रिस्पेक्ट हो, थोड़ा इज्जतदार, आप बिल्कुल भी कॉमन ना रह जाएं, थोड़ा सा कॉमन से अबव जाएं। नाम कमाने का शौक था आपको, सम्मान? नाम एज सच ये नहीं था कि नाम कि फेमस हो जाऊं मैं, बट ये ज़रूर था कि यार कहीं आओ तो लोग एक पलट के नज़र तो देखें, बात तो करें आपसे, आपको उतनी तो इज्जत दें कि हाँ यार, चाहे वो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो आपके अचीवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लेकिन कुछ ऐसा ज़िंदगी में कर जाओ कि लोग आपसे 10 मिनट बात करना चाहें, इंटरेस्टेड हो कि अरे यार, हाँ यार ये आदमी आया, इससे बात करते हैं यार। तो वो एक था। अब वो फेमस होना था, एक्टर बनना था, वो उस वक्त नहीं पता था। बहुत कॉमन सपना होता है नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का। हाँ, बिल्कुल। ये मेरा भी था। मतलब अपने शहर में जब कोई कार्यक्रम हो रहा है तो मुझे लगता था सबसे आगे कैसे बैठते होंगे, क्योंकि हम पीछे बैठते थे ना, तो मेरी नजर रहती थी सबसे फ्रंट रो की सीट्स पर कि उसमें बैठने के लिए कैसे क्या करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जहाँ तक मेरी मदर का सवाल है, आई से दैट इन आवर फैमिली मदर वॉज द स्ट्रॉन्गर वन, जो कि मुझे लगता है बहुत फैमिलीज में ऐसा होता है। शी वॉज अ होम मेकर, बट शी इज 76 टुडे, शी लिव्स इन बॉम्बे। और मतलब वो दिल्ली में ही रहती थी, लेकिन कोविड के बाद मुझे ऐसा लगा कि शी इज़ बीन इन दिल्ली सिंस माई फादर पास्ड अवे। तो 10 साल
मैंने बहुत कोशिश की उनको बॉम्बे शिफ्ट करने की, लेकिन नहीं शिफ्ट हुई वो। बट फिर कोविड के बाद मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया, मैंने कहा कि आप प्लीज़ बॉम्बे आ जाओ। बट माई मदर इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, यू नो, अपने तरीके से उनका अपना रूटीन बहुत अच्छा लगता है। और मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि दिल्ली में वो 10 साल क्यों रह पाई, इवन मेरे पिताजी के देहांत के बाद भी वो अकेले रह पाई, क्योंकि उनका अपना एक रूटीन बना हुआ था कि ये मेरा घर, मैं सुबह उठूंगी, मैं ये करूंगी, मेरे अपने प्लांट्स को पानी देना है, ये करना है। एक रूटीन होता है अपनी ज़िंदगी का आपका। और वो मेरे पास कई महीने आकर रहती थी, लेकिन उन महीनों में उनका ये था कि मैं यार बोर हो जाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरे पास कुछ करने को भी नहीं है। भाई तुम्हारे यहाँ खाना बनाने वाले भी हैं, सब कुछ हैं। तो देन आई रियलाइज आफ्टर कोविड आई टोल्ड हर, आई सेड यू शिफ्ट टू बॉम्बे, यू लिव जस्ट क्लोज टू माई हाउस, लिव ऑन योर ओन, हैव योर ओन स्पेस। तो अपनी स्पेस का जो एक एहसास होता है ना, आज मेरी माँ मेरे पास आती हैं, चलो मम्मी क्या कर रहे हो, ड्राइवर को भेज दिया, गाड़ी लेके आ गई, उनको लंच साथ किया या डिनर साथ किया। मैं रुक जाओ, सुबह छोड़ाएगा ड्राइवर, नहीं यार सुबह प्लांट्स को पानी देना है, ये करना है। मैंने कहा अब ये बॉम्बे आपका, तो अभी शी इज़ सो वेल सेटल्ड, टचवुड, इन बॉम्बे। मुझे इतनी खुशी मिलती है, एंड थैंक्स टू जूही, शी इंसिस्टेड। मेरी मदर बहुत हेजिटेंट थी कि मैं बॉम्बे में, जी सर आप आओ, ये घर है, आपको जैसे बनाना है आप बना लो, आपको अगर ये नहीं लगे 6 महीने में कि मैं तो नहीं रख सकती, आप चले जाना वापस। बट टचवुड इट्स बीन 3 years and she is well settled. पर्सनली बहुत एडमायर करती हूँ ऐसे लोगों को जो ये एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं कि माता पिता को अपने पास रखें। तो जो मैं संस्कार की बात कर रही थी, क्या होता है ना अनूप, जब हम बड़े हो रहे होते हैं तब शायद हमें एहसास नहीं होता, लेकिन कई बार ज़िंदगी में जैसे कोई तकलीफ आई, कोई चैलेंज आया या कोई एक लालच आया, तब याद आता है नहीं पापा ने ये सिखाया था या माँ ने ये सिखाया था, घर के संस्कार ये थे। वो क्या है आपके? हाउ डू यू वांट टू डिफाइन द वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज? कुछ चीज़ें जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे वो रिश्ते बनाने में हों, या जैसे एक मेरे फादर की पॉलिसी थी कि भाई उधार नहीं लेना कभी ज़िंदगी में। अच्छा। अब वो आज तो आप बैंक लोन लेते हो, गाड़ियाँ खरीदते हो, घर खरीदते हो, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ही वाज टॉकिंग अबाउट उधार के एक दूसरे से रिश्तेदारों से, दोस्तों से उधार नहीं लेना। बैंक लोन उस वक्त थे कहाँ, जब हम छोटे थे। मुझे याद है मैंने जब पहला अपना बम्बई में घर खरीदा था एज एन एक्टर, तब 90% बैंक्स एक्टर्स को लोन नहीं देते थे, हाउस लोन। अच्छा। या मैंने 99 में अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदी थी बॉम्बे में, तब एक बैंक ने लोन दिया था, लेकिन उन्होंने मुझसे क्या क्या नहीं करवाया। मेरी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जितने का लोन अमाउंट दिया था उतने पैसे का जो पॉसिबल गारंटी हो सकता था उन्होंने सब ले लिया था मुझसे। और मेरे प्रोड्यूसर्स के लेटर्स लिए थे कि ये एक्टर हमारे साथ काम कर रहा है, ये मंथली हमसे इतना कमाता है। तो एक्टर्स को लोन नहीं मिलता था। तो अब तो बहुत कॉमन सी बात है, बट उधार जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो पापा का ये कहना था कि यार क्या होता है ना, वो आदत लग जाती है। आप इस कमी को पूरा करने के लिए किसी से 10 रुपये लेते हो, फिर आपको लगता है ये, आप कोशिश करो कि वो स्टेज ना आए, अपने आप को शायद उसका असर अपनी ज़रूरतों को सीमित रखो। हाँ, मतलब जो है उतने में देख लो यार। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा पाँव ना फैलाएं, पाँव फैलाएं, लेकिन पाँव फैला के फिर पाँव फैलाने के लिए खुद ही करके कमाओ, किसी से उधार लेकर अपने पाँव मत फैलाओ। ये फॉलो किया आपने मुझे? बिल्कुल। और उसका असर मेरा बम्बई में हुआ। मैं जब बम्बई नया नया आया था तो मेरे वो प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं कहीं सड़कों पे सो रहा हूँ या फुटपाथ पे सो रहा हूँ या स्टेशन पे सो रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़े पैसे घर से लेकर आया था और ये तय करके आया था कि अब और नहीं मांगूंगा घर से। घर वालों ने बहुत अच्छे से मुझे कहा कि ये पैसे लेके जाओ, रहो। लेकिन वहाँ मुझे पता था मेरे पास इतने पैसे हैं, तो मैं 100 रुपीज़ में अपना दिन चलाता था। मेरे साथ जो मेरे दोस्त यार गए थे, हम सब, हमारा ये फिक्स था कि 100 रुपीज़ में यार ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक का होना चाहिए। लकीली उस वक्त प्राइजेस भी ऐसे थे कि हम मैनेज कर लेते थे। तो आई थिंक इन बातों का फ़र्क पड़ता है। दूसरा, एक मेरे फादर की 2 बातें मुझे हमेशा याद रही जिनको मैंने प्रैक्टिस में लाया, कि जैसे अब याद है हर मिडिल क्लास फैमिली में एक स्कूटर होता था, और ये भी एक बहुत प्रचलन था पड़ोस के, अरे अंकल जी वो हमारा स्कूटर थोड़ा ख़राब है, प्लीज़ आज आपका स्कूटर ले जाएं क्या, थोड़ी देर के लिए, वो 2 घंटे में आ जाऊँगा वापस। मेरे फादर हमेशा बोलते थे सॉरी बेटा मैं देता नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा पापा क्या है यार, दे तो 2 घंटे में ले आए। कहता नहीं बेटा क्या होता है ना, देखो मैं अभी दे दूँगा, कुछ चीज़ ख़राब होगी, मुझे अंदर से तकलीफ़ होगी कि यार इसको मैं अच्छा। और मेरे फादर ना बहुत पर्टिकुलर थे, मतलब एक होता ना कि स्कूटर उनका चमकता रहता था, साफ करना, अगर उसमें ज़रा सी आवाज़ आ रही है चलाते वक्त उनको रेस्टलेस, वो पहले मैकेनिक ढूंढते थे यार ये आवाज़ क्यों आ रही है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, चल ठीक है थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, तो ऐसे थे। वो कहते थे यार कुछ होगा,
थोड़ा सा भी इसने गड़बड़ की, ठीक नहीं हुआ और मैं फिर इससे कहूँगा तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। रिश्ता खराब। पहले तो लोग कह रहे हैं एक बार ना बोल दो, उस वक्त अगर वो बुरा मान जाता है इस बात का तो फिर वो रिश्ता जरूरी है ही नहीं, वो समझदार नहीं है। एंड ऑब्वियसली ही विल नेवर से नो कि भाई बहुत ही रूडली, प्यार से कि नहीं बेटा मैं सिर्फ करता नहीं, देता नहीं मैं ऐसे स्कूटर। तो वो अब ये चीज़ मुझे रिश्ते, अब ये ऐसा नहीं कि स्कूटर ना देना और देना, लेकिन इस बात को मैंने ऐसे फॉलो किया कि रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में ना एक थोड़ी सी सेंसिटिविटी और एक थोड़ी सी समझदारी हमेशा रहनी चाहिए। कि भाई आज आपने स्कूटर दे दिया, कल ख़राब हो गया, फिर आपने कहा अरे यार तूने मेरा, वो कह रहा नहीं अंकल जी आपका तो पहले से ही ऐसा था, अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता, प्रॉब्लम शुरू हो गई। एक बार ना बोला, एक बार स्पष्ट हो जाए। मुझे लगता है तो स्पष्टवादी थे आपके फादर। तो आज मैं एज एन एक्टर जब कहीं प्रोडक्शन हाउसेस में मिलता हूँ, मीटिंग करता हूँ, ऑब्वियसली यू हैव योर मैनेजर्स एंड ऑल दैट टू डील विद, बट कम्युनिकेशन तो हमारी से होगा ना। तो मैनेजर को भी मैं ये कहता हूँ कि ये बातें हैं, क्लियर कर लो, लिखवा लो आप उनसे। उसके बाद मैं डेडिकेटेड एक्टर हूँ, सो ताकि ट्रांसपेरेंसी पहले से ही हो जाए कि मेरी ये कंडीशंस हैं, कुछ मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, ये है, आप बताइए। जैसे मैं कई अपने प्रोड्यूसर्स को बोलता हूँ, कुछ लोग लिखते हैं कि आपको पेमेंट जो है वो 1 महीने बाद मिलेगा। तो अगर मुझे लगता नहीं 1 महीना ज़्यादा है तो मैं कहता हूँ नहीं यार इसको 20 डेज़ कर दो। वो कहते हैं नहीं सॉरी सर हम 1 महीने से ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है चल ठीक है कोई बात नहीं, बट देन आई मेक श्योर कि बस 1 महीने बाद ना फिर आपका फ़ोन आना चाहिए, मेरा फ़ोन नहीं आना चाहिए, मेरे मैनेजर का फ़ोन नहीं आना चाहिए कि भाई पैसे। तो मैं वो ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश करता हूँ। मैं 1 महीने तक आपसे बात भी नहीं करूँगा पैसे की। तो वो क्लैरिटी हमेशा से होना। और आई थिंक आज इट्स बीन 27-28 ईयर्स आई बीन वर्किंग, आज तक मेरा किसी से कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस, कोई ऐसा व्यक्ति, इंसान नहीं है टचवुड जिसके साथ मेरा कोई बैर हो इस चीज़ को लेकर। क्या बात। अच्छा सोचिए, देखिए मैं आपसे जो कही थी ना मेरे इंटरव्यूज बहुत फ्री फ्लोइंग होते हैं, ये मैंने सवाल सोचा नहीं था, लेकिन चूंकि आपने पेमेंट की बात की, पैसा कितना ज़रूरी है आपकी लाइफ में? क्योंकि मैं एक और चीज़ बोल रही हूँ, अगर आप सिर्फ एक फिल्म स्टार होते तो हम समझते हैं कि हाँ भाई कमर्शियल्स है, आप थिएटर भी करते हैं जिसमें इतना पैसा नहीं होता, टीवी सीरियल में बहुत होता है, किसी फिल्म में क्या रोल है उस पर शायद डिपेंड करता होगा। तो पैसे को कितनी अहमियत देते हैं आप अपने, जब प्रोफेशनल डीलिंग भी कर रहे हैं, अगर कि ये काम करना है या नहीं करना है, ये रोल लेना है या नहीं लेना है, हाउ इम्पोर्टेंट इज द मनी फैक्टर? आई थिंक कभी भी अगर मुझे रोल अच्छा लग गया या कोई प्रोजेक्ट अच्छा लग गया, उसके आड़े पैसा आज तक कभी नहीं आया। ना पहले आया ना आज आया। पहले शायद काम की ज़्यादा ज़रूरत थी, पता था कि यार काम करेंगे तो और काम मिल जाएगा, लेकिन आज भी आज ऐसा लगता है कि अरे अब तो हम जानते हैं लोग यार, अब तो हमें एज एन एक्टर पहचानते हैं, अब हम मना कर सकते हैं, अब हम कह सकते हैं नहीं पैसे इतने लूँगा मैं, मुझे लेना है तो लो। लेकिन आज भी मैंने अभी पिछले 1.5 महीना पहले एक डायरेक्टर हैं, यंग डायरेक्टर, वो इंडियन ही है लेकिन आई थी न्यूयॉर्क से और किसी के थ्रू मुझसे मिली, उन्होंने मुझे एक शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई और उन्होंने कहा मेरे पास यही पैसा है देने को। मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, मैंने कर ली। दिल्ली में एक डायरेक्टर थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई थी, उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दी कि मैं एक इंडी फिल्म बना रहा हूँ, आपको पता है ना इंडी फिल्म क्या होती है? मैंने कहा हाँ पता है मुझे, इंडी फिल्म होती है जो जोड़ तोड़ के इधर से कहीं का कुंबा हाँ, तो मतलब किसी ने पैसे डाल दिए, किसी ने कहा मैं बाद में ले लूँगा। मैंने कहा आप स्क्रिप्ट मेल कर दो। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने कहा मैं कर रहा हूँ ये फिल्म, और मैं सीधा 14 दिन के लिए दिल्ली आ गया। लकीली मेरे पास दिल्ली में रहने की जगह थी। उन्होंने कहा सर मैं होटल का खर्चा नहीं कर पाऊँगा, आप या तो मेरे घर में रह लो, डायरेक्टर ने मुझसे कहा। मैंने कहा नहीं यार घर तेरे नहीं रहूँगा, तेरी भी अपनी प्राइवेसी है, मैं अपना इंतजाम कर लूँगा। ठीक है, मैं दिल्ली में उस फिल्म के अंदर 90% कपड़े मैंने अपने पहने, मैंने अपना रहना खुद किया। वो मुझसे कहते थे कि सर आप गाड़ी मत लीजिए, आप टैक्सी करके आ जाइए और मुझे बिल दे दीजिएगा। मैंने कहा नहीं चल यार, दिल्ली शहर में बहुत तो दोस्त यार हैं। मैंने कहा रहना, गाड़ी सब मैं आ जाऊँगा, मैं लोकेशन पे भी पहुँच जाऊँगा तेरे पास। क्या बात है। और मतलब मैं ऐसे कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसके सेट पे ये बात सिर्फ 1.5 साल 2 साल पुरानी है, मैंने कपड़े खुद प्रेस किए क्योंकि थे ही नहीं, हमारे पास ड्रेस डिपार्टमेंट ही नहीं था। पर कितनी अच्छी बात है ना, अगर आप इस तरह से कर सकते हैं तो आप कितने और नए लोगों को कम से कम सपोर्ट, एक तरह से आपका सपोर्ट है। हाँ, आपने देखा मुंबई में जब आते हैं तो कितना स्ट्रगल होता है। बिल्कुल आप सही किसी बात और के स्ट्रगल में तो मैं ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मुझे कहानी और मेरा रोल अच्छा लगेगा, मैं इस बात की परवाह नहीं करूंगा कि आप मुझे अगर ये कहेंगे कि यार हमारे पास ये अलग बात है कि आपके पास पैसे हैं और फिर आप सोच रहे हैं कि यार इस बचा लें तो बात अलग है, लेकिन पता चल जाता है ना कि सामने वाले के पास क्या रिसोर्सेज हैं। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और ये प्रोजेक्ट है जो
एज एन एक्टर लगता है करना चाहिए यार, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस, देन मनी वॉन्ट मैटर। बट इन लाइफ, जैसा आपने सवाल पूछा, देखो ये कहना बड़ा आसान होता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, कुछ तो बहुत कुछ होता है, होता तो है, बिल्कुल होता है, बट इट्स अप टू यू, आप कितना उसके जाल में फंसना चाहते हो। क्योंकि मैं एक बहुत बड़े फिल्म स्टार के साथ एक बार बैठा था, ऐसे ही हम लोग खाना खा रहे थे शूटिंग के बाद, रात को होता है ना पैकअप के बाद आप बैठे हैं, यू आर सिटिंग टुगेदर इन द होटल। वो बहुत बड़े स्टार थे, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उनका ये था यार मुझे एक एयरक्राफ्ट खरीदना है यार, एक एयरक्राफ्ट खरीदूंगा। वो ही वाज टॉकिंग अबाउट हॉलीवुड स्टार्स जिनके पास एयरक्राफ्ट्स हैं अपने। और मुझे ये बहुत पहले एहसास हुआ उनको देखकर, मैंने कहा यार मतलब अभी भी इनकी इच्छाएं हैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों की, तो ये ख़त्म नहीं होती हैं। बट हम तय कर सकते हैं कि हमें रखनी है या नहीं रखनी। बिल्कुल तय कर सकते हैं आप, बिल्कुल तय कर सकते हो आप। ये तो मैंने तय किया अपने जीवन में कि हाँ, मतलब मुझे ये एक चीज़ को लेकर लगता है कि हाँ यार मुझे घर बहुत अच्छा है, कुछ लाइकिंग होती है कि घर थोड़ा एक बड़ा खुला घर चाहिए वो, लेकिन ये आप खुद अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि आप पैसा होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये मैं कहूँगा कि अरे नहीं पैसा तो कुछ नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता है, होता है। बट आप उसको, मुझे लगता है आप उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में कहाँ रख रहे हो, क्या आप उसको रिश्तों से भी ऊपर रख रहे हो? हाँ, कि किसी प्रोड्यूसर से चाहे रिश्ता टूट जाए लेकिन मैं तो अपनी फीस लेके रहूंगा। अपनी जिंदगी में आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया कि आप उसको किस पायदान पे रख रहे हो। हाँ, बस मेरे लिए उतना ही है, चाहे वो काम हो, हेल्थ हो, रिश्ते हो और सेंसिटिविटी। या किसी दोस्त का काम आप हड़प सकते हैं क्या कि किसी ये अच्छा असाइनमेंट मिल रहा है, दोस्त का पत्ता कटवा के मैं ले लूं, या आप अगर किसी की मदद कर दें। हाँ, कितने लेवल पे आप कर सकते हैं क्या है, तो आपको डिसाइड करना है। प्रायोरिटीज। देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो चलिए, जयपुर से जब आप NSD जा रहे थे, कहीं परिवार को एज वी सेड भाई नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, और मुझे उस जमाने में याद है कि हाँ वकील होता था कि ठीक है बच्चा वकील बन जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। ये डर कि NSD जाएगा फिर क्या करेगा, पैसे कमा पाएगा नहीं, पेरेंट्स को, फैमिली को, रिलेटिव्स। वो एक्चुअली ना पता है एक अच्छी चीज़ क्या हो गई थी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, और उस ज़माने में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को चलाती थी। तो जो प्रॉस्पेक्टस था वो मैंने अपने डैड के साथ बैठ के पढ़ा था। तो मैंने अपने फादर को ये भी बोला था, मैंने कहा देखो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, मैं ग्रेजुएट हो चुका था और प्रॉस्पेक्टस ये कहता है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 3 साल के डिप्लोमा के बाद यू विल बी इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट। तो यानी कि अगर मैं PhD करना चाहूँ तो मुझे MA करने या MCOM करने या MSc करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट PhD कर सकता हूँ अगर मैं मेरी ये डिप्लोमा मेरे पास है। दूसरी चीज़, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, दूरदर्शन, रेडियो, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन, डिफरेंट थिएटर ड्रामा डिपार्टमेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, सब में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट्स को जॉब के लिए प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर मान लीजिए मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में, या हमारे जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, वेस्ट जोन है, साउथ जोन है, यहाँ पे कल्चरल मिनिस्ट्रीज़ हैं जो हमारे जो ट्रेडिशनल फोक फॉर्म्स हैं उनको प्रमोट करते हैं। वहाँ पे अगर आप एक सरकारी नौकरी के अप्लाई करते हैं और आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं तो आपको एक एज है, मतलब जॉब सिक्योर आपको लग रहा था कि जॉब हाँ, तो मेरे डैड को मैंने यही कहा, मैंने कहा देखो सरकारी नौकरी तो है ही, मतलब मैं कर लूँगा मेरे। और दूसरा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपको इतनी नॉलेज दे देता है कि आप अपने फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने एक्टिंग स्कूल खोला है, कितने लोग हैं जिन्होंने थिएटर ग्रुप खोला है। तो मतलब एक अच्छी ट्रेनिंग है ये, जो आपको कहीं ऐसे नहीं ज़िंदगी में छोड़ देगी करे अब मैं क्या करूँ। आपको क्या मिला NSD से, एक्टिंग की उसके अलावा? मैं सच बात बताऊँ, मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ा रोल है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, बिकॉज उसका रीज़न ये है, व्हेन आई जॉइंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आई वाज 20 years and 5 months ओल्ड। मेरी क्लास में लड़कों में सबसे यंगेस्ट मैं था। कुछ बहुत बड़े थे मुझसे, 7-8 साल बड़े भी थे, कुछ 5 साल बड़े थे और कुछ महीने बड़े भी थे, 2-3 महीने बड़े वाले भी थे। लेकिन लड़कों में अगर लिटरली हम डेट देखें तो उस हिसाब से मैं सबसे यंगेस्ट था। मेरे से यंग एक लड़की थी जो मेरे से शायद कुछ महीने छोटी थी। मुझे कुछ नहीं पता था। एक तो मेरे घर में जैसा मैंने कहा कि कोई लिटरेरी बैकग्राउंड नहीं था, और मैं ऐसे नहीं कहूँगा बिकॉज कि मैं बहुत कंफर्ट जोन में पला बड़ा हूँ, लेकिन हाँ एक फैमिली का एक जैसे कहते हैं ना सिक्योर्ड एक शेल्टर था फैमिली का।
तो बाहर आना, हॉस्टल में रहना, पहली बार हॉस्टल में रहना, तो एक जो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का एहसास, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास, थिएटर के साथ साथ मतलब जैसा आपने बिल्कुल सीखा कि एक्टिंग तो सिखाई दी उन्होंने, 3 साल में बहुत कुछ सिखा दिया, बाकी तो आप ज़िंदगी आपको सिखाती है एक्टिंग, लेकिन एक मैच्योरिटी, हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ, हाउ टू गो आउट एंड टॉक अबाउट योर सेल्फ, प्रेजेंट योर सेल्फ, एक मतलब एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैं कहूँगा, मेरे लिए तो एनएसडी ने वो भी किया बहुत। मतलब मेरे लिए अगर मैं ऐसे चला जाता बम्बई उठ के कि मैं एक्टिंग बनने जा रहा हूँ तो पता नहीं कहाँ होता, आई डोंट नो, बट मैं तो एनएसडी को बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ अपनी लाइफ में। चलिए एनएसडी से आपको कुछ सुनवाते हैं, फिर उस पर बात आगे बढ़ाएंगे। Hi everybody, hi Richa, hi Anup, my darling. I am very very happy that you are talking to Richa. She is an amazing interviewer. She interviewed me long back, and I really had a great time while talking to her. Anup is extremely hardworking actor. We had a lot of fun time and a lot of badmashis that we did. I can't talk about it publicly, but I am very very happy that he is coming back in a wonderful way after working in the television for a long time, which he did great job in television as well. But he has immense enthusiasm and immense talent as an actor to pursue and gift his talent to the country, and I'm happy and glad that he's getting a lot of wonderful roles as well. I hope to see him soon in wonderful roles and in everyday life, to meet him and talk to him. I just spoke to him a few days ago, and I wish him all the best, and I think you should ask him what all fun we had. He remembers better than me. Thank you. Okay, Anup, thank you so much. Bye, Richa. Thank you. Wow, that's so sweet, yeah. मैंने इसीलिए पहले सुनवा दिया कि अब बताइए एनएसडी में क्या बदमाशियाँ की। हाँ, मस्ती, मतलब आदिल के बारे में मैं ये कहूँगा कि आदिल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज़ आई थिंक 7 to 8 years older than me. और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जब एक क्लास में पढ़ते हो और आपसे आपके साथ जो बैच में पढ़ रहा है वो 7-8 साल बड़ा हो, उसकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, लाइफ का एक्सपीरियंस आपसे बहुत ज़्यादा, और देश के एकदम बहुत अलग हिस्से से आपसे, बहुत अलग, सब कुछ अलग है, मतलब ऐसे स्टेट से जो हम कभी गए नहीं थे उस वक्त तक, गुवाहाटी, ग्वालपाड़ा जहाँ से थे। तो आदिल का अपना एक्सपीरियंस था। मतलब मुझे लगता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने उसके साथ कोई ऐसे बड़े भाई वाला ट्रीटमेंट था, लेकिन आदिल की नॉलेज को हमेशा से मैंने एक्नॉलेज किया एज अ स्टूडेंट, एज अ बैचमेट ऑल्सो, कि आदिल हमारे है, कहने को क्लासमेट है, लेकिन इस बात का एहसास था कि यार इसका एक्सपीरियंस हमसे 5-6 साल ज़्यादा है ज़िंदगी का, लाइफ का भी और थिएटर का भी। बहुत बेहतरीन इंसान, बहुत। इसके साथ तो मतलब बम्बई, जब ये मैं चला गया बम्बई, तो अगर ये बम्बई आया है, ही वॉज लाइक अ ट्रैवलर, तो ये मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करता था काफ़ी। ये हमेशा, मैं अकेला रहता था तब उन दिनों बॉम्बे में, ही यूज्ड टू कम एंड स्टे विद मी। मैं कभी दिल्ली आया तो इसने दिल्ली में जो घर किराए पे ले रखा है, मैं कभी इसके पास चला गया। तो एनएसडी के बाद भी हम लोग बहुत ज़्यादा टच में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टच में। आप बात से भटकाइए मत हमको। नहीं, बहुत मस्तियाँ करते थे हम लोग, ऐसा कुछ खास नहीं। क्या बदमाशी की है? नहीं, बदमाशियाँ ऐसे तो बहुत, आदिल और हम यही एक दूसरे के साथ यार डराना लोगों को। स्कूल में, हॉस्टल में क्या होता है ना, लाइट बंद कर दी, जैसे हमें पता है कि कोई पर्टिकुलर एक बैचमेट है जो ना उसको बड़ा भूतों से डर लगता है, तो पहले क्या किया, बाहर बैठे हैं गार्डन में और आदिल को इशारा किया, किसी को इशारा किया, राजेश को इशारा किया, हरीश खन्ना, ये हम सब बैठे हैं और ना भूतों का टॉपिक छेड़ दो, यार ये होता है, और किससे सुना रहे हैं जानबूझ के, मेरे साथ तो ऐसे हो गया था, पता है एक बार मैं वहाँ गया, चलो यार सोते हैं आप चल के। और जिसको हम टारगेट कर रहे हैं उसके कमरे में पहले से ही हरीश एक पॉइंट पे उठ के चला गया और उसके कमरे में लाइट्स ऑफ करके बेड पे लेट गया। ओह माय गॉड, है ना। और अब ये बातें चल के, अब चलो यार रात हो गई, चलते हैं यार सोए। तो ये बंदा, जो हमें मालूम है कि इस पे इफेक्ट हो चुका है इस बात का, अब एक आदमी जो है बाहर से उसके विंडो के पास जाके खड़ा हो गया है और टारगेट ये था कि ये जाएगा, और हमें ये पता है कि
थोड़ी सी हल्की रोशनी बाहर की आती है तो ये लाइट ऑन नहीं करेगा और रात के 1-1:30 बज चुके हैं, ये जाके सोएगा. एंड दैट हैपेंड. ही स्ट्रेट अवे वेंट टू द बेड एंड लाई एंड ही रियलाइज दैट देयर इज समबडी ऑन द बेड ऑलरेडी. और वो चिल्लाता हुआ बाहर भागता हुआ है. तो ये जो 4 लोग बैठे थे उसमें से मोडस ऑपरेंडी ये थी कि एक जाके लेट जाता था बेड पे, एक खिड़की के बाहर रहता था और 2 हम यहाँ इंतजार करते थे कि जब ये भाग के आएगा. तो ऐसी बड़ी मस्तियाँ की, ये हॉस्टल की मस्तियाँ जो थी. लेकिन ये था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक अच्छी बात मैं कहूँगा कि कभी ऐसी कोई रैगिंग कहिए या मस्ती नहीं होती थी जिससे किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो. सेंसिटिव मस्तियाँ थी. ये एक ख़ास बात मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कहूँगा. शायद हम सब लोग जिस तरह के बैकग्राउंड से आते थे किसी को उसकी हैसियत का एहसास नहीं दिलाते थे कि भाई तू क्या है, तू, ऐसा कभी नहीं होता था. मस्ती होती थी, फन वाली. सब ऐसे रहते थे जैसे आज भी आप देखिए. मुझे नहीं लगता अब मेरे जूनियर बैचेस में आशुतोष राणा या कुमुद मिश्रा, यशपाल शर्मा या हमारे बैच में राजेश तेलंग, मैं, हरीश, आदिल, आप कभी हमको साथ में देख लीजिए, जूनियर्स को भी और सीनियर्स को भी, आपको एहसास ही नहीं होगा कि यार ये बड़ा स्टार बन चुका है, ये छोटा स्टार है अभी, या ये अभी उतना बड़ा नहीं बना है. वो आपको गैप ही नहीं दिखेगा वहाँ पे, नहीं दिखेगा आज भी. सब जब NSD वाले मिलते तो हैं ये, हाँ, ये मतलब मुझे औरों के बैचेस का नहीं पता, लेकिन हमारे जो 3-4 आसपास बैच थे, जैसे मैं जब 3rd ईयर में था तो 2nd ईयर में ये बैच था, आशुतोष राणा, यशपाल शर्मा, कुमुद मिश्रा. फिर हमसे 1 साल जूनियर बैच में ये लोग थे, अतुल कुलकर्णी वगैरह. अच्छा, ये भी मुझसे जूनियर थे लेकिन ये उम्र में मुझसे बड़ा था. लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, वो एहसास है ही नहीं. वो एक अलग आज भी जब मुंबई में मिलते हैं तो मतलब मैंने और अतुल ने प्ले भी किया साथ में. अच्छा. अतुल मुझसे उम्र में बड़ा है लेकिन आज भी मुझे भाई बुलाता है, अनूप भाई. और मैं उसे कहता भी हूँ यार कि तू क्यों, मतलब मुझे रहने दे. नहीं, अब वो पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, पुराने स्कूल का ट्रेडिशन फॉलो करते हैं हम लोग. तो अब NSD से निकलने के बाद मुंबई ही जाना है, ये ज़रूरी है? नहीं, मैं मुंबई इमीडिएटली नहीं गया था. थोड़ा सा मैंने गैप दिया था. एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा बहुत मन था कि ये मैं जनरली एक्चुअली सबके लिए पूछ रही हूँ. हाँ, नहीं, ऐसा नहीं था. मैं थिएटर करना चाहता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे और करना चाहिए थिएटर. मेरे लिए ज़रूरी था क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने बताया जैसे कि मैं 20 साल का था जब NSD आ गया था, तो मुझे लगा थोड़ा और थिएटर कर सकते हैं. तो मैं जयपुर चला गया वापस. मेरे पेरेंट्स तब वहीं थे. मैंने थिएटर किया वहाँ पर. थिएटर करते करते मैंने कुछ एक आध प्ले डायरेक्ट भी करना शुरू कर दिया. सोचा कि चलो डायरेक्ट करते हैं. वहाँ के लोकल थिएटर ग्रुप्स ने कहा कि यार तुम NSD से आए हो तो हमारे यहाँ लोकल और बच्चों ब्रांडिंग आपकी हो गई कि कुछ वर्कशॉप करो बच्चों के साथ. तो वर्कशॉप्स भी की बच्चों के साथ. फिर पता नहीं एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा यार कि वो टिकट बेचना बड़ा मुश्किल. हमने एक बार 5 रुपए की टिकट रखी थी. आई एम टॉकिंग अबाउट 94. 5 रुपए की टिकट रखी थी, वो भी बेचना मुश्किल हो रहा था थिएटर का. तब मुझे एक एहसास हुआ, मैंने कहा यार शायद फेस वैल्यू अगर आपकी और ब्रांडिंग बड़ी हो जाएगी ना तो रंगमंच करना और इजी होगा, शायद लोगों को अट्रैक्ट करना. तो मैंने कहा चलो एक जाते हैं बॉम्बे और ऑन स्क्रीन थोड़ा सा अपने आप को जमाते हैं. और जब मैं इनिशियली बॉम्बे गया मैंने थिएटर नहीं किया क्योंकि मेरा फोकस ये था कि पहले कुछ ऑन स्क्रीन काम करते हैं. और तब ऑन स्क्रीन मतलब फिल्में थी और थोड़ा बहुत टीवी सीरियल आ चुके थे. बहुत शुरू ही हुआ था ना. हाँ. तो हाँ, बहुत कम. मेरे ख्याल से जी टीवी और दूरदर्शन यही थे. सोनी आ चुका था मुझे याद है जब मैं बॉम्बे. तो ये इस रीज़न की वजह से मैं गया और फिर ऑब्वियसली काम करता रहा. लेकिन अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मैंने थिएटर थोड़ा सा एक वक्त था जब मैंने 8-10 साल थिएटर नहीं किया, लेकिन उससे पहले और उसके बाद मैं फिर रंगमंच काफ़ी करता रहा और अभी भी. कॉन्फिडेंस था कि बॉम्बे जाएंगे काम मिल जाएगा. कहाँ लोग सालों काम नहीं मिल पाता है लोगों को. तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से था आपको? एक ये कॉन्फिडेंस ज़रूर था कि कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे. तकलीफ सिर्फ इस बात की थी कि यार स्टार्ट कैसे करें. वो थोड़ी सी एक दिक्कत आई कि यार हाउ टू रीच आउट टू पीपल एंड टेल देम दैट आई एम एन एक्टर. हाउ टू टेल देम दैट आई एम एन एक्टर एंड आई वांट टू एक्ट इन दिस मूवी और इन व्हाटएवर यू आर मेकिंग. स्पेशली अगर आपको कोई पहचान नहीं है वहाँ पर. कोई पहचान नहीं है. तो आई थिंक उसमें भी मैं ये कहूँगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो क्रेडिबिलिटी है ना, क्योंकि हमसे हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे साथ जो हमारे से पहले के पास आउट्स थे, वो अपना नाम बना चुके थे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपना नाम बना चुके थे फिल्मों में, ऑन स्क्रीन मीडियम्स जो भी थे उस वक्त अवेलेबल. Who were you looking up to? Everybody, I think from top to bottom. तब तक हम जब पहुँचे थे, मतलब नसीरुद्दीन शाह साहब, ओम पुरी साहब, अनुपम खेर, आलोक नाथ, नीना गुप्ता, आशीष विद्यार्थी, निर्मल पांडे, तिग्मांशु धूलिया, और ये तो मैं उनके नाम ले रहा हूँ जो मतलब बहुत ज़्यादा, और भी बहुत सारे लोग हैं
जो श्याम बेनेगल साहब के साथ काम कर रहे थे, गोविंद निहलानी साहब के साथ काम कर रहे थे, और एक क्रेडिबल इमेज थी कि यार ये लोग एक्टर्स हैं। तो जब हम जाते थे ना किसी से मिलने कि हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, तो ये ज़रूर एक होता था कि यार बात करो इससे 2 मिनट, हाँ देखो, चलो देखो इसके लिए कोई रोल है क्या। डायरेक्टर ऐसे अपने असिस्टेंट को बोल देता था, कहीं है देखो कुछ है, कि मतलब जो दिखते हैं एकदम रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं, एकदम नहीं, हमें भगा दिया जाता था। तो वो एनएसडी की इज्जत और क्रेडिबिलिटी है, और थैंक्स टू आवर सीनियर कि उन्होंने, और हमारी भी कोशिश ये है कि हम भी ऐसी बनाएं कि हमारे बाद जो जूनियर्स अगर आते हैं काम करना चाहते हैं। बट ये है कि मैं सबसे यही कहता हूँ कि यार थोड़ा रंगमंच के लिए वक्त निकाल लो, चाहे जैसा मर्जी रंगमंच। ये मैं सबसे सवाल पूछती हूँ कि कई बार ऐसा लगता है कि जब बॉलीवुड में या फिल्मों में नाम, चलिए ओटीटी तो अभी आया, लेकिन जब नाम हो जाता है तो फिर वो लोग मुझे मंच पर हमको उतना दिखाई नहीं देते। नहीं, मैं तो अभी भी, मैं पहले भी, मैं मतलब मैं बताऊँ आपको, मैंने 2000 में भी थिएटर किया, फिर मैं थोड़ा बिजी हुआ, फिर 2005 में फिर मैंने नया प्रोजेक्ट किया, नया प्ले किया, फिर उसके बाद 2008 में मैंने नया प्ले किया जिसके मैंने 2000 में मैं ये खराशे नाम का एक नाटक करता था जो सलीम आरिफ साहब डायरेक्ट करते थे। उसमें मैं, अतुल कुलकर्णी, यशपाल शर्मा, लुबना सलीम, गणेश यादव, किशोर कदम, हम 6 लोग थे। हम गुलजार साहब की पोइट्री और 4 स्टोरीज को परफॉर्म करते थे। उसके हमने 40-50 शोज़ किए इंडिया के बाहर, मतलब मैंने 40-50 किए। वो एक फर्स्ट चंक ऑफ 2000 था जिसमें वो चलता रहा। फिर 2005 में एक नया प्ले किया, फिर 2008 में मैंने बेगम जान किया नादिरा जी के साथ, फिर उसके बाद 2013 में मैंने एक कॉमेडी प्ले किया स्मिता बंसल के साथ, और 13 के बाद फिर 5 साल का गैप, थोड़ा क्राइम पेट्रोल में बिजी हो गया। फिर 18 में मैंने बालीगंज 1990 करके एक थ्रिलर अतुल सत्य कौशिक के साथ किया। बालीगंज आपका शायद देखने में आई थी। हाँ, बालीगंज आपने देखा था। हाँ। तो वो, और आज हम जो कर रहे हैं वो एक कॉमेडी प्ले है, इट्स कॉल्ड माय वाइफ्स 8th वचन। आउट एंड आउट फैमिली कॉमेडी है। 10 साल का बच्चा भी देख सकता है आके नाटक, और आज की जिंदगी की बातचीत है, और लेकिन हंसी मजाक में। तो थिएटर का मेरा ये रहा कि चलता रहा। अभी भी मुझे कोई नई स्क्रिप्ट आएगी, जैसे अब आज इसका 27 शो है, एक साल में 27 शो कर लेना कोई काम बात नहीं है रंगमंच में। उसके भी हम करीबन 47-48 शोज कर चुके हैं, बालीगंज के भी। अब हम उस दिन मैं अपने डायरेक्टर से डिस्कस कर रहा था कि मैंने कहा चलो यार इसके भी और 30-40 शोज हो जाएं, फिर नया शुरू करते हैं नाटक कुछ। तो आप अपने साथियों को कभी कभी जो बिल्कुल रंगमंच से दूर हो गए, कभी होता है कि कभी बैठक है तो समझाते हैं कि अरे भाई थिएटर को तुम्हारी जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं समझाता। बिल्कुल नहीं। आई थिंक टू ईच टू हिज ओन, जिसको सब, जिस दिन जिस एक्टर को लगेगा वो खुद आएगा अपने आप। मानव से मैंने पूछा तो मानव ने कहा नहीं, और किसी के खत्म करने से होगा नहीं, और खत्म होता हो तो फिर ऐसे फिर खत्म ही हो जाए। नहीं, किसी के सही है। रंगमंच एक ऐसी लाइव आर्ट है जो कभी नहीं, आज आप देखिए ना, फिल्में हैं, ओटीटी है, टीवी है, उसके बावजूद लोग थिएटर देखने आते हैं। आज हम शाम को नाटक कर रहे हैं, हमारा हाउसफुल शो है, टिकट बिक चुके हैं उसके, तो लोग आते हैं देखने। आप करते रहो। और जैसा आपने कहा कि किसी को कहना, किसी को क्यों, अगर मैं अपने किसी रंगमंच के साथी को कहूँ अरे यार तू तो फिल्मों में बिजी हो गया है, थिएटर कब करेगा, उसको मुझे एहसास दिलाने की जरूरत नहीं, वो जानता है। और खुद जिस दिन उसकी अपनी कॉलिंग होगी, हाँ उसकी अपनी कॉलिंग होगी, वो खुद आएगा करने के लिए। चलिए, तो मुंबई तक पहुंच गए थे, और मैं जानती हूँ कि एक ही सवाल कि मुंबई में आपका कितना संघर्ष रहा है, कि इसका जवाब देते देते लोग थक जाते हैं। सबके जीवन के अपने अपने संघर्ष होते हैं, किसी के कम, किसी के ज़्यादा। तो मैं अनूप को उन सवालों में नहीं फंसाऊंगी। आप उनके बाकी इंटरव्यूज देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। एक वो आपकी वो फोटोज बारिश के पानी में बह गई थी। अगर एक लाइन में इसको कल्मिनेट करना है तो मुझे लगता है कि इसको ये कहना है कि भैया इस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो स्ट्रगल तो है ही ना। व्हाई ग्लोरीफाई दिस स्ट्रगल। मुझे वो स्ट्रगल को ग्लोरीफाई करना अच्छा नहीं लगता, मुझे बड़ा क्रिंजी लगता है वो। यार है ना, मतलब आप ये कह रहे हो कि आपका स्ट्रगल था, दुनिया में किसी और का स्ट्रगल नहीं, हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है भाई। और मुझे एक और चीज लगती है, जिस समय हम वो कर रहे होते हैं, जिस समय हम जी रहे होते हैं, वही जिंदगी होती है। हाँ। अब जैसे आज मैं ना कई बार वो शाहपुर जैट से हौज खास को जो इंडियन ऑयल की बिल्डिंग है, मैं कई लोगों को बताती हूँ मैं यहाँ पैदल आती थी क्योंकि मेरे ऑटो के पैसे नहीं होते थे। लेकिन उस समय जब मैं पैदल जा रही थी तो वो नॉर्मल था मेरे लिए, शाहपुर जैट से वहां तक जाना। ठीक है, आज लगता है आज अगर ऋचा अनिरुद्ध अपने पुराने दिनों को गिनेगी तो लगेगा कि यार मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई यार। लेकिन वो हिस्सा था आपकी जर्नी का। बस का 10 रुपए बचाने के लिए हम पैदल जाते, कई स्टॉप्स पैदल जाते थे। और ये स्ट्रगल जो है, अगर आप इसको स्ट्रगल का नाम देना चाहते हैं, ये पहली बात तो इसको स्ट्रगल का नाम ना दें हम, ये चलता रहेगा। अब आज जैसे मैं आपसे अभी बात भी कर रहे थे हम लोग ऑफ कैमरा कि
मुझे बहुत प्यार मिलता है एज एन क्राइम पेट्रोल एंकर, और मेरे को लोग ऐसी इतनी प्यारी प्यारी बातें बोलते हैं कि दिल खुश हो जाता है कि अरे आप जो जिस तरीके से आप बात करते हैं, आप बोलते हैं, वो यहाँ दिल में लगता है। ऐसा लगता है कि बस इसकी बात सुन लो और मान जाओ। है ना, बहुत अच्छा लगता है। वो सतर्क रहे, सावधान रहे। और उस शो ने मुझे बहुत दिया, बहुत इज्जत, बहुत नाम, बहुत प्यार, आज भी मिलती है। जब मैं शो होस्ट नहीं कर रहा हूँ तब भी मिलती है, और मैं ताउम्र क्राइम पेट्रोल का शुक्रगुजार रहूँगा। लेकिन अब मेरी जद्दोजहद क्या है यार, मैं एक्टिंग के बहुत सारे रोल मेरे से मिस हो गए हैं क्योंकि मैं वहाँ बिजी था। अब मैं वो करना चाहता हूँ। और काफ़ी लंबा अरसा आपने, आई थिंक 8 साल किया मैंने। और अब पिछले 4 साल से मैंने छोड़ दिया है वो। इन पिछले 4 सालों को अगर मैं कहूँ अरे यार मैं 4 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, अब इन 4 सालों का अगर मैं कहूँ स्ट्रगल है, ये 4 सालों का जद्दोजहद और स्ट्रगल पता क्या है, अनूप सोनी wants to be seen as a good actor in different roles। अब मेरी ये स्ट्रगल चल रहा है। अब मैं इसको कहूँ अरे यार ये मेरा स्ट्रगल है, ये मेरा अब चल रहा है। ये 4 साल हो गए हैं आज मुझे कि मैं बहुत सारे रोल ना कहता हूँ। क्यों? नहीं यार, ये मेरे पास कुछ है नहीं इसमें करने को। प्लस इस तरह के रोल तो मैं करता रहता हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मुझे कुछ अलग दो, मुझे कुछ अलग दो। यू नो, एज एन, तो जिंदगी का हिस्सा है। और मुझे मालूम है, हो सकता है 2 साल बाद हम जब दोबारा मिलेंगे तो मेरे सारे ये वाले हर्डल्स क्रॉस हो चुके होंगे, मैं कुछ बहुत बेहतरीन 4-5 अच्छे रोल्स कर चुका हूँगा जिनके बारे में हम 2 साल बाद दोबारा इंटरव्यू में बात करेंगे, और फिर तब मेरे स्ट्रगल का कुछ अलग लेवल होगा। दिस इज जर्नी। फिर पहला काम आपका सीहॉक था या उससे पहला काम शांति था एक्चुअली। ओ शांति था, राइट। हाँ, शांति था पहला काम। हाँ, तो शांति में, लेकिन मैं कुछ पीरियड के लिए आया था, बट आई हैड अ वेरी गुड रोल एंड बहुत अच्छा रोल था मेरा शांति में। लेकिन आई थिंक सीहॉक्स जो था ना, उसने मुझे एकदम बिजी कर दिया टेलीविजन की दुनिया में, मतलब। और टेलीविजन उस वक्त वीकली था, तो आप एक साथ 4-4, 5-5 शोज करते थे। ऐसा तो नहीं था कि आप एक शो करना है, क्योंकि आपको 5 दिन देने हैं बस। सोप नहीं था। हाँ। भाई हर महीने 4 एपिसोड टेलीकास्ट होने हैं। 4 एपिसोड को बनाने में 8 दिन लगते थे। और अगर आप और मैं तो 4-4 शोज ऐसे कर रहा था जिसमें मैं लीड रोल कर रहा था। तो अगर आप लीड रोल भी कर रहे हैं तो आपके महीने में 5 दिन जाएंगे एक शो के लिए। तो अगर आप 4 शोज कर रहे हैं तो सिर्फ 20 दिन। लेकिन पैसे ठीक थे उस समय? हाँ, अच्छे थे, मतलब उस हिसाब से तो मैं कहूँगा अच्छे ही थे भाई। तो कैसे हुआ था पहला काम आपको? जैसे शांति, कैसे ऑडिशन दिया? शांति या कैसे मिला था? मुझे याद है, मैं आपको मजेदार किस्सा सुनाता हूँ शांति मिलने का। किसी ने मुझे, जैसे हम घूमते तो रहते थे, एक वर्ड स्प्रेड था, तो एक कास्टिंग जैसे होता है ना, कहानी में अब नया कैरेक्टर आया, उस वक्त कास्टिंग डायरेक्टर ही नहीं थे, तो किसी प्रोडक्शन मैनेजर से मैं टच में था शायद, उसको अचानक मेरी याद रह गई इस रोल के लिए, और कुछ 2-3 कैरेक्टर्स की नई कास्टिंग होनी थी। और शांति ऑलरेडी बहुत बड़ा शो था, पॉपुलर शो था, और शांति के कम से कम मेरे हिसाब से 200-300 एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके थे। तो मुझे याद है राजकमल स्टूडियो में सेट लगा था, और प्रोडक्शन वाले ने बोला यार आप एक काम करो, एक रोल है तो वहीं सेट पे आ जाओ, डायरेक्टर साहब से मैं आपको मिलवा दूंगा। और डायरेक्टर खुद ही मिलता था, खुद ही डिसाइड करता था उसको कैसे को कास्ट करना है, वहीं पे वहीं मिले। सिंपल लाइफ थी। हाँ, बिल्कुल सिंपल लाइफ थी, मैं सच बात बताऊं तो। और उसने कहा कि वहीं पे अगर उनका मन होगा तो कुछ कर लेंगे, आप थोड़ा छोटा सा कैमरा पे शूट कर लेंगे। ठीक है। 10 बजे उसने मुझे सुबह बुला लिया, और एक छोटा सा कमरा था वहाँ, मेकअप रूम, बहुत छोटा सा कमरा था क्योंकि बाकी सारे एक्टर्स के पास थे मेकअप रूम, तो वहाँ उसने बिठा दिया। तो वहाँ एक लड़की बैठी हुई थी, तो मैंने उससे पूछा आप, तो उसने कहा मैं भी एक रोल का ऑडिशन के लिए बुलाया मुझे शांति में। तो हम दोनों बातें करने लगे, और वो लड़की थी अश्विनी कालसेकर। आप जानते हैं अश्विनी बहुत सारी फिल्मों में आपको बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, CID किया उन्होंने, और रोहित शेट्टी की फिल्मों में दिखती हैं, श्रीराम रागन की फिल्मों में दिखती हैं। तो अश्विनी किसी रोल के लिए, तो हम दोनों सारा दिन बैठ के बातें करते रहे। लंच ब्रेक हो गया, लंच कर लिया, और हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि प्रोडक्शन मैनेजर को बोलें कि भाई 10 बजे आए थे यार, दोपहर के 2 बज गए हैं, कहाँ है डायरेक्टर, कब मिलवाओगे डायरेक्टर से? बैठे हुए हैं। और अश्विनी और मैं अपने किस्से सुना रहा हूँ NSD के, वो अपने बता रही है, शी वॉज एन एयर हॉस्टेस। और 4:30 बजे मैंने कहा यार अब एक बार पूछ लेते हैं भाई, बहुत देर हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं भूल जाए, नीचे से पैकअप करके सब चले जाएं, हम ऊपर ही बैठे रहे। मैंने उस प्रोडक्शन मैनेजर को नीचे गया, बोला, उसने कहा अरे यार सच में मैं भूल गया था तुमको, रुको बैठो 2 मिनट दे दो। तो पार्थो मित्रा एक डायरेक्टर हैं जिनके साथ हमने बाद में भी काम किया। तो पार्थो बड़े सॉर्टेड थे, पैकअप होने वाला था, 5 बज गए। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, एक कैमरा ले आओ इधर। अच्छा अनूप आप कुछ भी सुना दो कुछ अपना थिएटर का। ठीक है सर। सुनाया। अगले दिन सुबह फ़ोन आ गया, हाँ भाई ये रोल है, ये है, इतनी तारीख से शूटिंग है आपकी। इतना सिंपल होता था। क्या
बात है। उसके बाद सी हॉक्स मिला। सी हॉक्स में अनुभव सिन्हा डायरेक्टर थे। वो भी ऐसी ऑडिशन अनुभव सिन्हा की पत्नी और असिस्टेंट थी रत्ना सिन्हा। उन्होंने बुलाया यूटीवी के ऑफिस में, वहीं जो वर्क स्टेशंस नहीं होते आप देखते हैं, उन्हीं जैसे आप न्यूज़ चैनल में जो वर्क स्टेशन बने होते हैं, उन्हीं के बीच में खड़े करके उन्होंने मेरे एक को बोला कुछ सुना दो। सुना दिया, ठीक है। अनुभव सिन्हा ने अगले दिन बोला यार सोनी तू ना थोड़ा यंग लग रहा है, तेरे को मूंछ लगा देंगे नकली, क्योंकि उगाने का तो टाइम है नहीं। मैंने कहा मैं कुछ और भी कर रहा हूँ, वहाँ मेरा क्लीन शेव है, तो हाँ ठीक है नकली लगा लेंगे चल, लेकिन क्या थोड़ी एज चाहिए, तेरा एज दिखेगी। हो गया सी हॉक्स, बस ऐसे ही काम करते। एक बात बताइए, इस प्रोसेस में कभी, क्योंकि एनएसडी जैसे आपने कहा ना, एनएसडी का नाम होता था, कभी एक हिचक या थोड़ा कहीं हेजिटेशन या ह्यूमिलिएशन वर्ड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूज़ करी, वो भी लगता है कभी कि यार हम एनएसडी से ऐसे कह दिया कि अच्छा कुछ सुना दो, कुछ बोल दो, और कुछ लोग बड़े ख़राब तरह से ही बोलते हैं। हर डायरेक्टर उतना अच्छा भी नहीं होता या सेंसिटिव भी नहीं होता। कभी इस पूरे करियर में लगा कि थोड़ी बेइज्जती सी महसूस हुई? सी आई एम श्योर ऐसा नहीं है कि हमें कोई कुछ चीज़, जैसे मैंने एक बार कभी अभी किसी इंटरव्यू में भी बात कहा था कि एक डायरेक्टर को हम मिलने गए, मैंने रेज्यूमे उस वक्त सिस्टम ये था कि आप एक फोटोशूट का फोल्डर रखते थे, उस वक्त का ट्रेडिशन था, और साथ में आप रेज्यूमे देते थे बायोडाटा टाइप जिसमें लिखा होता था मैंने थिएटर एक्सपीरियंस। ये तो डायरेक्टर ऐसे देखे, अच्छा एनएसडी, झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ एनएसडी से हो, तो ठीक है। लेकिन उस वक्त थोड़ा सा एटीट्यूड ऐसा था कि अरे नहीं सर आप करवा के देख लो। हमें ये पता था, सारे जो हमारे हम दोस्त यार थे ना, हम ये कहते थे यार काम करवाएंगे ना 2 सेकंड में इनकी बोलती बंद हो जाएगी, ऐसा एक कॉन्फिडेंस था। सुनाओ, तो जब कोई कहता था ना अच्छा सुना दो कुछ यार थिएटर का, तो बुरा नहीं लगता था, और लगता था यही तो मौका है, यही तो मौका है इनको बताने का कि भाई मुझे आप क्या सुनाते थे, याद है आपको? बहुत सारी कुछ नाटक की स्पीच थी, या जैसे कि मान लीजिए कोई एक, कई बार हमने अपने इम्प्रोवाइज करके वो भी रखे हुए थे कुछ डायलॉग्स, या सीन एक कि कौन हूं मैं, जानते हो मैं कौन हूं, यू नो, ऐसे ही कुछ इम्प्रोवाइज कर दिया अपने बारे में, और वो बना के रखा हुआ है, सुना दिया। और हमारी एनएसडी की ट्रेनिंग ने ये तो सिखा दिया था कि यार आपके पास यही 1-1.5 मिनट है, सामने वाले ने बोला कुछ सुना दो, तो इस 1-1.5 मिनट में जो जितने इमोशंस दिखा सकते हो ना सब दिखा दो, गुस्सा, दुख, तकलीफ, ये वो, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, सब दिखा दो। तो हम लोगों ने खुद अपने भी इम्प्रोवाइज स्पीच तैयार करके रखे हुए थे। आई थिंक थैंक्स टू एनएसडी ये ट्रेनिंग हो गई थी। तो जैसा आपने कहा इतना बुरा नहीं लगता था, और वो अफेक्ट होता था जब आप करते थे, और कि यार आता है इसको काम, जानता है। चलिए, तो मैं एज ए सेट स्ट्रगल नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन स्ट्रगल के वक्त में जब निराशा होती है या लगता है कि नहीं काम मिल रहा, यहाँ पता नहीं सर्वाइव कर पाएंगे नहीं, आपने हर इंटरव्यू में कहा कि पेरेंट्स से एक अमाउंट लेकर आए थे, उसके बाद पैसा नहीं मांगना चाह रहे थे, तो वो जब एक फेज़ आता है कि नहीं हो रहा, शायद नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव इन मुंबई, कैसे उसको डील कर रहे थे आप? आई थिंक उस वक्त ये दोस्तों का साथ जो था ना, मैं जैसे मैं अभी हम मिलते हैं जब दोस्तों हम ये बात करते हैं यार, उस वक्त आज ज़्यादा हो जाता है, बल्कि मैं बताऊं आज ना कभी कभी ऐसा होता है यार अच्छे रोल्स नहीं मिल रहे यार, मज़ा नहीं आ रहा यार, दिमाग इन बातों में घुस जाता है और थॉट प्रोसेस चलता रहता है। पहले नहीं होता था। आई थिंक पहले की एनर्जी शायद अलग थी, पहले ये था कि यार कुछ प्रूव करना है, अभी भी है, ऐसा नहीं कि अभी ऐसा लगता है कि सब कुछ पा लिया है, अभी भी मुझे ऐसा लगता है यार मुझे और मैं सच बात बताऊं, मैं अपनी बात करूंगा, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे डायरेक्टर्स ने एक्सप्लोर ही नहीं किया एज एन एक्टर, मुझे अभी भी लगता है तो भूख है अभी भी। हाँ, और रंगमंच करने का कारण ही यही है मेरा कि रंगमंच में मैं, अच्छा आपको लगता है मैं कॉमेडी नहीं कर सकता हूँ, मैं कॉमेडी नाटक करूंगा। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने डायरेक्टर्स को बुला बुला के दिखाता रहता हूँ कि देखो, सो बट यू नो एज एन एक्टर आपकी कोशिश चलती रहती है। तो हाउ डू यू डील विथ प्रॉब्ली डिसअपॉइंटमेंट्स, या उस समय भी कर रहे थे, कैसे, व्हाट इज योर वे टू डी स्ट्रेस? या यार कोशिश करते रहना पड़ता है, मतलब मैं कहूँगा कि ह्यूमन नेचर है, बुरा लगना, डिप्रेस होना, ये बहुत बहुत नेचुरल है, लेकिन वही की इज कि कैसे इससे डील करें, कैसे निकल के आज कम से कम चलो एक अच्छी चीज़ ये है कि आज का स्ट्रेस ये नहीं है कि अगले महीने मकान का किराया देना है ना, या खाने के कुछ प्रॉब्लम है, खाना कहाँ से आएगा, राशन कहाँ से आएगा, वो सब प्रॉब्लम्स को हमने पार कर लिया है। अब दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, अब प्रॉब्लम्स ये हैं कि क्रिएटिव प्रॉब्लम्स हैं कि अपना और नाम बनाना है, अच्छे रोल्स करने हैं, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना है। तो मैंने तो आज भी कभी हेजिटेट नहीं किया, मैंने एक सीरीज़ की थी 2 साल पहले, सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड,
अमृता सुभाष और मैं उसमें मेजर लीड रोल्स कर रहे थे और बहुत अच्छा शो था, TVF का शो था। मैंने TVF का काम देखा हुआ था, मुझे पता था बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने नंबर ढूंढ ढांड के निकाला और आज का एक प्लस पॉइंट ये है कि आज आप उस पोजीशन पे हैं कि आपको लोग जानते हैं। तो मैंने अरुणव कुमार जो फाउंडर हैं TVF के, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा अरुणव आपके साथ काम करना है यार, आप बहुत अच्छे शोज़ बनाते हो। यस सर पक्का सर, आई एम वेरी हैप्पी। तो उसमें कभी हेजिटेट नहीं किया। अचानक एक शो देखा उनका एस्पिरेंट, मुझे लगा यार ये डायरेक्टर कौन है, क्या कमाल का शो बनाया इसने। उसको ट्विटर पे DM किया, उसका कॉल आ गया, उसने कहीं से मेरा नंबर निकाल लिया। मैं सोच रहा था मैं उसका नंबर ढूंढूंगा, उसने मेरा नंबर ढूंढा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैंने कहा यार भाई मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा हूँ, तुम जब भी नेक्स्ट कुछ बनाओ और आई हैव टू वर्क विद यू। विदिन 3 months आई वाज शूटिंग विद हिम। ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही है आपकी बात कि ये सब नहीं है कि मैं ये क्यों करूं या मैं क्यों कॉल करूं या मैं क्यों ना करूं। मैं मतलब मुझे उस डायरेक्टर के साथ काम करना है, ये मेरी ज़रूरत है, उसको भी मेरी ज़रूरत होगी शायद, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझे जानता है नहीं जानता है। ये एक अच्छी बात है कि पिछले 25 सालों की मेहनत जो है वो काम आती है कि कोई ऐसा डायरेक्टर टचवुड नहीं रहा जिसने जो मुझे ये कह दे कि अरे कौन अनूप सोनी। तो ये एक अचीवमेंट है। तो बाकी एक लेवल तो क्रॉस कर लिया है ना, अब ये लेवल करने में क्या दिक्कत है। हाँ, इस सबको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के दायरे में रखते हुए। एक इम्पोर्टेंट सवाल इसके बाद है, लेकिन उससे पहले मैं आपको सीहॉक से जुड़ा एक मैसेज सुनवा दूं। अरे वाह, ये तो मुझे तो बहुत कम मैसेजेस मिलते हैं सीहॉक से जुड़े हुए। Hello, my dear brother Anup. Oh my God! अरे यार, I got this at the last minute, so I'm sending it to you from my car. I'm sorry. अच्छा, सब कार से बोल रहे हैं। Best times, yaar. I have known you for the longest time, and Anup is probably sincerity personified. We've done Seahawks together and spent some amazing time together, especially while we were shooting in Mauritius and Goa. Unforgettable experience of my life. And Anup, I've always admired your voice, your ability to modulate, and the way you talk and deliver lines. It's always been enchanting for me. तो यार उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से हम फिर से एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट साथ में करें और आई विश यू एंड एवरीबडी इन द एंटायर फैमिली ऑल द वेरी बेस्ट। ये तो अभी आपकी शुरुआत है। मुझे पता है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये शुरुआत है क्योंकि आप जैसे लोग ना कभी थकते नहीं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड कैच अप वेरी सून माय डियर ब्रदर। टेक केयर, बाय। लवली। आई थिंक हाँ, सीहॉक्स के ज़माने से, और सिर्फ सीहॉक्स नहीं, मैंने और माधवन ने सीहॉक्स, साया, हम एक साथ कर रहे थे दोनों शोज़। और मॉरिशस में क्या था, और या गोवा में सीहॉक्स की शूटिंग होती थी मॉरिशस और गोवा में, तो ये होता था रूम शेयर हम दोनों, क्योंकि उस वक्त हमको ना, हम इतने बड़े नहीं बने थे कि हमें सिंगल रूम मिले। हाँ। तो आउटडोर जब शूट होते थे तब शेयर करना पड़ता था। अच्छा। ज़्यादातर सभी एक्टर्स को, अनलेस यू आर लाइक, जैसे ओमपुरी साहब थे हमारे साथ, ओमपुरी साहब को नहीं करना पड़ता था, वो तब तक बहुत बड़े एक्टर थे। तो माधवन और मैं रूम शेयर करते थे। तो बहुत किस्से हैं। एंड माधवन और हमने वो वक्त बिताया जब हम दोनों बात करते थे। माधवन मुझसे पूछता था, अच्छा अनूप, तेरे को अगर हीरो लॉन्च होना हो तो कौन सी फिल्म होगी तेरे लिए, मतलब। तो मैं पूछता था तू बता पहले। तो माधवन बोलता था, यार मुझे ना दिलवाले दुल्हनिया टाइप कोई फिल्म मिल जाए ना तो आई विल बी लाइक रॉकिंग एज अ हीरो। मैंने कहा मुझे ना अनिल कपूर की मेरी जंग जैसी कोई फिल्म मिल जाए एज अ लीड रोल ना, आई विल क्रॉस एवरी पाथ एज अ हीरो इन दैट कैटेगरी। तो हम दोनों के ना क्लैरिटी बहुत थी कि हम, हमारी पर्सनालिटी, हम दोनों उस वक्त, और वो एक्चुअली आज सोचो तो आप लोग बहुत सही सोच रहे थे, मतलब जो अपने बारे में सोच रहे थे। हाँ, मतलब मैं देखता था, मैंने कहा मुझे लम्हे, मेरी जंग, ऐसी फिल्मों में मतलब मुझे रोल मिल जाए, आई नो हाउ आई विल परफॉर्म। मैंने कहा यार दिलवाले दुल्हनिया में अगर मैं लॉन्च हो गया तो मैं फ्लॉप हो जाऊंगा। मेरी पर्सनालिटी में नहीं है वो, मेरे, और मैडी के वो था, तो मैडी, मैंने कहा मैडी तू तो चल पड़ेगा यार, मैडी तेरे लिए तो दिलवाले दुल्हनिया। चलिए, तो अब जो मैंने शुरू में कहा था कि आप मेरी तो बहुत मायनों में जिंदगी बदलने वाले जो एक ओशो कनेक्शन जो है, वो जरा बात कर लें कि वो आपकी जिंदगी ओशो ने कैसे बदली। सी, जैसा मैंने कहा ना कि कई बार ना, मैं आई थिंक इस इंसिडेंट ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि बॉस लाइफ में ना आपको चीज़ें कराई जाती हैं, आपको ना यूनिवर्स जो है उस तरफ मोड़ता है। तो मेरा एक फेज़ था जब मैं थोड़ा सा, आई थिंक वो फेज़ भी इसलिए था बिकॉज मेरे जो दोस्त मेरे साथ रहते थे, राजेश और हरीश किसी फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी तो वो चला गया था। राजेश ने भी कुछ एक दिल्ली चला गया था और उसने कहा था मैं थोड़े टाइम बाद आऊँगा। राजेश मतलब राजेश तेलंग की बात हो रही है।
तो मैं अकेला था। आई थिंक ये दोनों ही चले गए, ये साथ थे, हम तीनों जब साथ रहते थे ना तो एहसास ही नहीं होता। आई थिंक ये दोनों किसी कारणवश बॉम्बे में नहीं थे ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने के लिए, और वो 1-1.5 महीना ना मुझे थोड़ा सा अकेला, होम सिकनेस भी हो गई, थोड़ी तकलीफें भी हुई, थोड़ा रिजेक्शंस भी चल रहे थे, काम भी नहीं था, काम कुछ था ही नहीं, कुछ भी काम नहीं था। और मुझे लगा कि यार जाते हैं यार, वापस जाते हैं यार, मुझे नहीं रहना इस शहर में, छोड़ पड़े यार। तो ये ओशो की किताब वहाँ रखी हुई थी और मैंने पहले पन्ने से भी पलटना नहीं शुरू किया, मैं तो ऐसे ही खोल रहा था, ऐसे ही खोले, और जैसे कहते हैं ना कि आपको देखनी थी वो लाइन, और वो लाइन पढ़ के मुझे लगा कि यार ज़िंदगी में जो है वो तो है ही ना, अगर कुछ नया पाना है तो उस जो है उसके कंफर्ट से ऊपर उठना पड़ेगा। क्या लाइन थी वो यही थी कि अगर आप ज़िंदगी में नए ऐश्वर्य पाना चाहते हैं तो आपको पुराने ऐश्वर्य को भूलना होगा। और मैं चूंकि अब ये बात डायरेक्ट नहीं है, लेकिन मैं क्या सोच रहा था, दिल्ली चला जाता हूँ, घर है, पेरेंट्स हैं, एक कंफर्टेबल लाइफ होगी, वहाँ कुछ काम कर लेंगे, दिल्ली में रंगमंच कर लेंगे। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ तो फिर सारा रास्ता ब्लॉक करके जा रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, और मैं अब उस ऐश्वर्य को देख रहा हूँ। क्या पेरेंट्स हैं, छत है, सब कुछ तो है, तो यार इस ऐश्वर्य को, पुराने को तो मिलेगा ही नहीं। अगर मुझे आज इसको पाना है इस शहर के अंदर कुछ, तो मुझे ये भूलना पड़ेगा मम्मी पापा का प्यार और मम्मी पापा का जो है पूरा ऊपर से छत पे आशीर्वाद, वो यहीं से ले लूँगा मैं आशीर्वाद। तो आई थिंक वो थॉट ने मुझे रोक दिया उस वक्त, और मैंने रातों रात डिसाइड किया कि नहीं, मैं प्रिपेयर हो गया कि यार ये तो मुझे गुजरना पड़ेगा इससे, तो अगर मुझे कुछ पाना है। यही रीज़न था जब मैंने क्राइम पेट्रोल छोड़ा था 4 साल पहले, मैंने कहा यार क्राइम पेट्रोल मैंने किया है, मुझे बहुत प्यार इज्जत मिली है, लेकिन मेरा वक्त नहीं बचता मेरे पास, क्योंकि अगर मैं इसमें बिजी रहूंगा तो मैं कब शूटिंग करूंगा। आप मुझे बोलोगे अनूप मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, आप मुझे 20 दिन ले चलिए। और क्राइम पेट्रोल की वजह से छूटी हैं आपकी 1-2 अच्छी फिल्में, कुछ छूटा है उस वक्त, छूटा भी, कई फिल्में छूटी मेरी। मुझे याद है लाइफ इन अ मेट्रो ये बना रहे थे शायद, या पता नहीं कौन सी फिल्म थी, फिल्म का नाम भूल रहा हूँ। अनुराग बासु ने मुझे एक बार फ़ोन किया था, मैं उनके साथ टेलीविजन में थोड़ा काम कर चुका था, तो उन्होंने कहा अनूप 25 दिन निकाल सकते हो? मैंने कहा हाँ मैं निकाल लूँगा। अच्छा मैं बताता हूँ, एक साथ पक्का। फिर मैंने कहा यार मैं 25 दिन कैसे निकालूंगा, यहाँ तो शूटिंग रुक जाएगी, पूरे महीने में 20 एपिसोड टेलीकास्ट होने हैं। फिर मैंने मैसेज करके बोला, मैंने कहा सॉरी यार, क्या हम ब्रेक्स में कर सकते हैं क्या, कि मैं 5 दिन आऊँ फिर मैं वापस आ जाऊँ, फिर मैं 5 दिन आऊँ? उसने कहा यार पॉसिबल नहीं होगा वो। एंड देन आई रियलाइज्ड, आई सेड यार ये करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, एक बड़ा फैसला है। तो अब अगर मैं कहूँ वो भी ऐश्वर्य था मेरे लिए, मेरा कंफर्ट जोन था वो, प्यार इज्जत पैसा सब कुछ था, लेकिन मुझे लगा नहीं यार अब एक नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। कोई बात नहीं, खाली बैठना पड़ेगा, 25 दिन बैठ जाएंगे, देखी जाएगी। आपके अंदर से एक रेस्टलेस से इंसान है क्या? जैसे अब सी हॉक सब जब टीवी सीरियल अच्छे चलने लगे तो लगा रहे नहीं मैं तो फिल्में करने आया था, फिर जब फिल्में अच्छी चलने लगी तो क्राइम पेट्रोल जैसे पकड़ लिया, क्यों? मतलब क्या है आपके अंदर? आई थिंक मेरा ऐसा तो नहीं था, ये मुझे लगता है कि शायद लाइफ की जर्नी ने मेरा ऐसा कराया। लेकिन हाँ, ये एक पीरियड था जब मैं टेलीविजन में वीकलीज में बहुत बिजी हो गया था, और वीकलीज थे। जब ये डेली सोप का दौर शुरू हुआ तब मुझे लगा, मैंने कहा यार अब अगर मैंने डेली सोप में फंस गया तो मैं बिल्कुल ही चांस गया मेरा फिल्म में। फंसी गए थे ना बालिका वधू? बालिका वधू में बहुत बाद में आया, ये बीच का फेज था। बीच का फेज जो आपने, ये बीच का फेज था जब मुझे लगा कि यार वीकलीज चल रहे हैं, अब तो वीकलीज लोग बना ही नहीं रहे, अब तो हर चैनल डेली बना रहा है। तब मैंने गंगा जल, अपहरण, फिल्में की, खुशी, विक्रम भट्ट के साथ इंतहा, फुटपाथ, ये सारी फिल्में शुरू कर दी। मैंने कहा यार अब कर लेता हूँ फिल्में। फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा यार जो रोल मैं करना चाहता हूँ वैसे नहीं मिल रहे, चलो इंतज़ार करते हैं। फिर कहीं से एक बालिका वधू आ गया, स्टोरी बहुत अच्छी लगी और राइटर बहुत अच्छे थे, और सबका ये कहना था कि यार इसको आप टिपिकल डेली सोप की तरह मत ट्रीट कीजिए, ये टिपिकल डेली सोप नहीं है, इसकी थीम अलग है, इसका ये अलग है। चलो अब मुझे क्या पता था कि ये करते इतना बड़ा हिट शो हो जाएगा। उसके बाद क्राइम पेट्रोल, उसके करते करते वो विद इन 2 इयर्स क्राइम पेट्रोल आ गया। तो मतलब सबसे ज्यादा पैसा तो आपने उसी दौर में कमाया होगा मुझे लगता है डेली। एक्चुअली मुझे लगता है पिछले 30 सालों में शायद यही सबसे ज्यादा, क्योंकि आई थिंक गॉड वांटेड, हम लोग सुनते हैं ना सास भी कभी बहू और ये सब, इन सबके स्टार्स जो थे बालिका वधू, सबने बहुत पैसा कमाया उस समय। तो उस वक्त मेरे एक प्रोड्यूसर दोस्त थे जो मुझसे कहते थे यार एक्टर्स की जिंदगी में ना कुछ एक पीरियड आता है जब उनका सिर्फ पैसे कमाने का टाइम होता है। लेकिन आई वॉज लकी के पैसे के साथ साथ मुझे इन दोनों शोज ने बहुत रिस्पेक्टेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, प्यार सब कुछ दिया, बहुत दिया। एक चीज़ पूछूं या आपसे,
बालिका वधू को लेकर हम जैसे बहुत सारे लोगों को एक आपत्ति भी थी, मतलब कहीं ऐसा लगता था ये चाइल्ड मैरिज को ग्लोरीफाई तो नहीं कर रहा है ये शो, होता है ना जैसे, तो वो अगर मैं कहूँ धर्म संकट वो आपके सामने भी आया जब आप देख रहे थे कि ये मैं करूँ, मुझे करना चाहिए या नहीं? एक्चुअली ना मेरा किरदार अगर आप देखें तो मैं इसको कंपेयर करूंगा एक और एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि क्राइम पेट्रोल। क्राइम पेट्रोल में भी हमेशा बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेंट की आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना था कि देखिए एक एपिसोड है 40 मिनट का, उस 40 मिनट के एपिसोड में हम सिर्फ और सिर्फ वही केस आपको दिखा रहे हैं, और एक ऐसा केस दिखा रहे हैं जिसमें हम किसी हार्डकोर क्रिमिनल की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं आम इंसानों की जिन्होंने अपनी परिस्थितियों पे कंट्रोल नहीं रख पाए और क्राइम कर बैठे। हम ये दिखा रहे हैं और कैसे उसने वो क्राइम किया और वो बेचारा अंत उसका क्या हुआ। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप ये मत कीजिए। आप अगर ये कहते हैं कि हम आपको क्राइम करने की मोडस ऑपरेंडी समझा रहे हैं, तो आप वो क्यों देख रहे हो? आप ये भी तो देखो कि 50 तरह की मोडस ऑपरेंडी को इम्प्लीमेंट करने के बाद वो इवेंचुअली पकड़ा गया। बड़े से बड़े क्राइम, मतलब 4 साल पुराना किसी ने कोई मर्डर किया और वो घूम फिर के वापस आ गए। तो अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि आप उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि यार इवेंचुअली हम क्या कह रहे हैं आपसे, आपकी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन है, तकलीफ़ है, दुख है, जेलसी है, एंगर है, ग्रीड है, सब कुछ है। आपको अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद ढूंढना पड़ेगा। आप क्राइम नहीं कर सकते, क्राइम आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, क्राइम आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं। आप वो मैसेज लो ना, आप ये देख रहे हो अच्छा कैसे, अच्छा ठीक है वह उंगलियों के निशान कैसे मिटा दिए, वो मत देखना भाई, इवेंचुअली पकड़ा गया। सेम चीज़ मैं बालिका वधू में कहूँगा कि बालिका वधू एक कुरीति की बात करता है, लेकिन चूंकि वो किरदार हैं, हम एक ड्रामा बना रहे हैं, तो हमने अभी जैसे तो अगर आप देखें किरदार बटे हुए थे। ससुर हमेशा आई थिंक प्रोग्रेसिव वो इस तरह की बातें ही करते थे कि वो ये कहता था कि ये गलत है, कि गलत है यार ये ऐसा हुआ, लेकिन वो अब चूंकि वो ट्रेडिशन थी, कॉम्पनसेट करने की कोशिश भी करता था। वो अपनी माँ के दबाव में और उस परिवार में कि भैया हमारे यहाँ तो ट्रेडिशन है ना ये बाल विवाह का, तो उसने उस ट्रेडिशन को फॉलो किया। लेकिन उसने ट्रेडिशन को फॉलो करते करते उस बच्चे की सेंसिटिविटी का भी ध्यान रखा कि ये लड़की कितनी बड़ी। अगर आपने उसे कहानी में नोटिस किया हो तो एक सर्टेन एज के बाद गौना होता है, लेकिन उस कहानी में गौना, क्योंकि हमारा ड्रामा है तो हमने गौना कराया। तो मेरा सीक्वेंस था पूरा का पूरा जहां मैं विरोध करता हूं इस बात का, लेकिन वो कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि नहीं गौना करा के ले आओ उसको घर पे, तो वो ड्रामा। तो कहानी में एक किरदार अगर एक ऐसी चीज को कर रहा है जो आपत्तिजनक हो सकती है, एक किरदार उसको नेगेट कर रहा है और उस आपत्ति को अंडरलाइन कर रहा है कि हाँ ये आपत्तिजनक बात है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये द्वंद्व रहा होगा ना जब शुरू तो में। मैं एज अ एक्टर मेरे लिए तो अच्छी बात थी, क्योंकि मैं तो वो वाला फादर था जो उस आपत्तिजनक चीजों को पॉइंट आउट कर रहा था और ठीक कर रहा था। चलिए, बहुत देर से आपकी एक्टिंग और सबकी बात हो गई, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। जूही से आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई? जूही और मैं बहुत पहले से जानते थे एक दूसरे के। थिएटर से तो दोस्त नहीं थे, हमारे कॉमन फ्रेंड्स बहुत थे। थिएटर तो बहुत बाद में किया हमने, लेकिन उनके साथ मेरी दोस्ती कॉमन फ्रेंड्स की वजह से थी। फिर हमने नाटक साथ में किया और फिर पहचान बढ़ी और ये वो, और फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ स्थितियाँ ऐसी आईं और इवेंचुअली आई थिंक, पता नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि कुछ चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी में डेस्टिन्ड होती हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या करने वाले हैं, और वो शायद होनी होती हैं और वो फिर हो जाती हैं अपने तरीके से। और इट्स बीन नाउ close to 14 years we both have been married and I would say I'm very happy. कभी राज बब्बर के दामाद होने का फायदा या नुकसान दोनों ही हुए होंगे कभी ना कभी? ये सवाल मुझे लगता है आपसे किसी ने नहीं पूछा, लेकिन मैं पूछना चाहती थी, इसलिए मैं जवाब सोच रहा हूँ क्या क्योंकि कभी किसी ने पूछा ही नहीं ये सवाल। कई बार हमें क्या लगता है ना, हमें लगता है सिर्फ फायदे होते हैं, बट ऐसा नहीं है, कभी कभी नुकसान भी होता है एक बड़े नाम के का। हाँ, मतलब एक तो मैं राज जी के साथ ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात ये है कि ही इज़ ऑल्सो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास आउट, और मेरी मदर इन लॉ नादिरा जी, शी इज़ ऑल्सो नेशनल। तो हमारी बातचीत के मुद्दे बहुत अलग होते हैं। जब हम बैठते हैं कई बार NSD की बातें करने, तो जूही फील्स लेफ्ट आउट, उसको लगता है तुम तीनों अपने NSD की बातें करने लग जाते हो। बट हाँ, मैं ऐसे फायदे नुकसान ऐसे कुछ पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ यार। इन द सेंस बाहर जब फायदे लोग आपको जब फायदे ये होते हैं शायद थोड़ी ऐसा, अरे राज बब्बर जी का सन इन लॉ है तो थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा, तो जो लोग पहचानते हैं तो ये भी होता है कि थोड़ी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस मिल जाती है कि अरे लेकिन एक जगह ऐसा होता है कि
कि ये राज बब्बर साहब के दामाद हैं, तो सडनली सामने वाला और आपके साथ नाइस हो जाता है। और कई बार ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं कि जहाँ वो कहता है कि अरे ये राज बब्बर साहब के दामाद हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे लेकिन हम तो इन्हें क्राइम पेट्रोल की वजह से जानते हैं। ये अच्छा लगता है। ठीक है, तो दोनों ही आइडेंटिटीज़ हैं, उसमें क्या है, वो हैं बिल्कुल। नुकसान तो मैं क्या कहूँ, मतलब ऐसा कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन हाँ चूँकि वो एक पब्लिक लाइफ में हैं, वो राजनीति में भी हैं, तो हमारे कंडक्ट का उनकी भी लाइफ पे असर होता है कहीं ना कहीं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे कंडक्ट की वजह से उनको कोई तकलीफ ना हो। क्या बात है। चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, पर एक मैसेज सुन लेते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया आपने वैसे, बहुत ही। हाय अनूप, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये जानकर दैट यू आर राइट नाउ ऑन द सेट ऑफ जिंदगी विद रिचा, क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ कि रिचा अनिरुद्ध जी उन्हीं लोगों को इस शो पे बुलाती हैं जिनके बारे में वो वाकई में ये सोचती हैं कि ये वो लोग हैं जिनकी कहानी दुनिया को सुनानी चाहिए। अब तक का सफ़र जो तुम्हारा रहा है, आई एम रियली हैप्पी कि तुम यहाँ शेयर करोगे। अनूप, यू आर एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग, अ सेल्फ मेड मैन। जो तुम्हारी क्वालिटीज़ मैं एडमायर करती हूँ बेहद, वो है हार्ड वर्क एंड योर डेडिकेशन टूवर्ड्स योर आर्ट। एब्सोल्युटली ग्राउंडेड इंसान हो, तुम्हारे साथ वाले ब्रांड्स में और दुनिया भर के शो में लगे रहते हैं और तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर वेरी रियल एंड यू बिलीव कि अगर तुम्हारी कुछ पहचान है तो वो तुम्हारे काम से है। एंड वी आर सो ग्रेटफुल कि तुम एक आइकॉनिक फिगर हो गए विथ योर शो। बहुत खुशी होती है क्योंकि ज़्यादातर लोग टेलीविज़न में अपने नाम से नहीं जाने जाते, बट यू आर नोन बाय योर नेम बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ अ शो फॉर 10 years. You've been the face and तुम्हारी बात में एक कन्विक्शन होता है, तुम्हारी पर्सनालिटी में सच्चाई झलकती है एंड यू आर समबडी सो इंस्पायरिंग एंड आई एम श्योर तुम्हें देखकर बहुत लोग इंस्पायर होंगे और तुम्हारी जर्नी को देखकर जो अनूप सोनी जहाँ से आया और आज जो बना है, उस स्ट्रगल को या उस सफ़र को जानकर लोगों को तुम पे और प्यार आएगा। सो लॉट्स ऑफ लव एंड सी यू सून। थैंक यू। नहीं नाइस। अब जो ही बात कर रही थी ना कि मैं बहुत ग्राउंडेड हूँ और ये हूँ, बट आपको लगेगा ये अपनी बीवी की तारीफ़ कर रहा है, बट सच बात ये है कि द फैमिली शी इज़ बॉर्न इनटू, और उसने तो बचपन से ही वो एक लग्जरी प्रिविलेजेस देखी हैं। इतने बड़े स्टार रहे उसके फादर, राजनीति में भी उनका अच्छा नाम रहा, इज्जत रही। उसके बावजूद मैं कहूँगा कि मेरा ग्राउंडेड रहना तो नॉर्मल बात है भाई, क्योंकि मैं तो ग्राउंडेड से आया था। सही कहने वाली थी आपसे। लेकिन उसका ग्राउंडेड होना बहुत बड़ी बात है। जिस पोजीशन पे वो थी, जिस माहौल में वो पली बड़ी थी, उस माहौल में, एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज टू हर पेरेंट्स। आई कैन से दैट कि ये पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग है बहुत ज़्यादा। और शायद कहीं ना कहीं मैं किस्सा सुनाता हूँ, पता नहीं राज जी विल लाइक दिस और नॉट, बट एक बार मैं और राज जी बैठे थे, ऐसी बातें कर रहे थे, तो यही बातें, क्योंकि वो भी एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए और एक्टर बने, उनका अपना पैशन। मैंने उनको बहुत पुश करता रहता हूँ, सर आप अपनी बुक लिख लो अब प्लीज़, बिकॉज मैं भी उनसे ये कहता हूँ क्योंकि उनकी भी जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू किया, कैसे किस इंस्टीट्यूट से आए, मैं बता नहीं सकता हूँ कितने पैशनेट हैं एक्टिंग को लेकर, आज भी बहुत पैशनेट हैं। अभी भी रोल करते वक्त उनके अंदर जो एक्साइटमेंट होता है, अभी उन्होंने एक फ़िल्म की है तो उसकी बातें करना, अपने रोल के लिए तैयारी करना, तो मैं उनसे यही बातचीत चल रही थी। फिर मैंने कहा कि आपको कभी लगता है कि आप यहाँ पहुँचे इतने तक और आपको लगता है कि मुझे और मिलना चाहिए था? इसे यार वो तो हर एक्टर को लगता है कि मुझे और मिलना चाहिए था, मैं और कर सकता था। लेकिन मैंने कहा कभी इस बात का एहसास होता है कि यार ये सब कुछ एक दिन चला गया तो क्या होगा? He just got up and he went. Obviously he has a big house and उनके घर में उनका वॉक-इन क्लोजेट है, क्लोजेट में अंदर गए वो, और वहाँ से एक पैकेट लेके आए, जो जैसे जब ड्राई क्लीन होके आते हैं कपड़े तो कैसे पैक होके आते हैं ना, वो प्लास्टिक का पैकिंग होती है,
इसको खोलना शुरू किया, पैकेट खोला तो उन्होंने दिखाया उसके अंदर एक चेक का ब्लेज़र था, चेक्स वाला ब्लेज़र, छोटे चेक का, 3 शर्ट्स थी और 2 पैंट्स थी। तो उन्होंने कहा तुम पूछ रहे थे ना कि क्या छूट गया और क्या छूट जाएगा, या यहाँ पहुँचे और फिर नीचे आ गए। ही सेड देखो ये है, ये कोट, ये 3 शर्ट और 2 पैंट, ये पैक करके मैं बॉम्बे आया था। कहता है इनको मैंने रखा हुआ है, ये मुझे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि तू कहाँ से आया था, वो क्या लेके चला आया जाएगा था। तो ये रहेगा, ये तो है ना मेरा। तो मुझे लगा कि यार देखो ये कितना बड़ा, आपको अपने डिवाइस ढूंढने पड़ते हैं ज़िंदगी में, अपने आप को सेन रखने के लिए, अपने आप को ग्राउंडेड रखने के लिए। और मुझे इतनी बड़ी, अब जैसे आप कहते हैं ना ज़िंदगी में सीख, अब ये भी सीख थी। चलिए एक मुझे बताइए अब, क्योंकि मुझे पता है इनको जाना है, इनका शाम को प्ले है, किसी रोल की तैयारी, चाहे वो स्टेज हो या फिल्म हो या वेब सीरीज़ हो, व्हाटएवर, आप रोल की तैयारी कैसे करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। जब आप एक ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। वो पढ़ना, सुनना, फिल्में देखना, दूसरे लोगों की परफॉर्मेंसेस देखना, दूसरे डायरेक्टर्स की फिल्में देखना, आपको सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करते रहते हैं आप। लेकिन जब आप काम करते हैं तो आपको अपना एक डिवाइस खुद ढूंढना पड़ता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आप किसी निर्देशक के पास काम करने जाते हैं तो वो निर्देशक इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि आपने रोल का प्रिपरेशन कैसे किया। वो इस बात में इंटरेस्टेड है कि जब आप कैमरा के सामने आएंगे और वो एक्शन बोलेगा और फिर वो कट बोलेगा, तो आप जो उस एक्शन और कट के बीच में करने वाले हैं ना, उसको सिर्फ उससे मतलब है। ट्रीटमेंट अगर कहें कि आप क्या करते हैं, तो मुझे ये एहसास हुआ पिछले काफ़ी सालों से काम करते करते, जो मेरा एक प्रोसेस बना जो मुझे हेल्प करता है, वो ये है कि किरदार आप जो प्ले करने जा रहे हैं ना, उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्क्रिप्ट में होती है। कई बार क्या होता है कि एज एन एक्टर ना हम पढ़ते हैं और पढ़ के ना अपना इंटरप्रिटेशन डालना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि मैं कौन होता हूँ अपना इंटरप्रिटेशन डालने वाला? एक राइटर है जिसने एक किरदार बनाया है, एक डायरेक्टर है जिसने ये डिसाइड किया। और आजकल तो आपको पता है 90% डायरेक्टर्स अपनी स्क्रिप्ट भी खुद लिखते हैं। तो अगर वो डायरेक्टर राइटर है, उसने मुझसे ज़्यादा वक्त उस किरदार के साथ बिताया है, तो उसकी नॉलेज अबाउट दैट किरदार और उसका परसेप्शन अबाउट दैट किरदार बहुत ज़्यादा है। उसने जिस तरीके से वो किरदार बनाया, अगर मैं उससे डिसएग्री करता हूँ तो फिर मैं काम ही नहीं करूँगा ना। लेकिन अगर मैं उस डायरेक्टर के साथ काम करना अग्री कर रहा हूँ और ये रोल, तो फिर मुझे पहले सारा फोकस इस बात पे रखना चाहिए कि ये क्या चाहता है। और ये बात नसीर साहब ने भी कही है कई बार कि स्क्रिप्ट पे वक्त बिताओ। 1 बार 2 बार, हम 1 बार पढ़ते हैं स्क्रिप्ट, 2 बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ो। आपको स्क्रिप्ट मिल गई, अपने डायलॉग्स, अपने सीन, पूरी स्क्रिप्ट दोबारा बार बार पढ़ो। आप हर बार कुछ नया पाओगे। एंड देन यू डिस्कस विद योर डायरेक्टर। फिर एक पॉइंट के बाद अगर आपको लगता है अच्छा यार ये सब तो है, एज एन एक्टर अगर मैं ऐसा करूँ तो आप डायरेक्टर को बताते हो। तो यानी कि योर कॉन्ट्रीब्यूशन शुड कम टुवर्ड्स दी लेटेस्ट स्टेज। आप पहले जो दिया गया आपको उसमें से देखो क्या बना सकते हो। और पढ़ते वक्त आपको एक सुर मिलता है हर सीन का, एक कहानी का सुर मिलता है कि आपके किरदार का सुर ये है। एंड ट्राई टू कैच दैट सुर। जैसे होता है ना कि एक डायलॉग में जब हम बात करते हैं तो आपको पता होता है जी मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। तो अब ये मैंने ये एक पिच पे बोला जी मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, तो ये आपको ना स्क्रिप्ट बता देती है। आपको स्क्रिप्ट बताएगी जी मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। तो ये स्क्रिप्ट आपको बता रही है कि आपको अभी क्या सुर पकड़ना है, सीन का सुर क्या है, इस किरदार का सुर क्या है। वो किरदार अगर ऐसे बात करने वाला है तो जी मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहती हैं, या फिर जी मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपकी पिच बदल जाती है, आपकी टोन बदल जाती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रिप्ट से मिलती है। पहले उसको एब्जॉर्ब कर लो, फिर देखो इसके अंदर आप क्या और डाल सकते हो। क्योंकि पहला काम आपका पता क्या है, जो लिखा हुआ है अच्छी स्क्रिप्ट ना, मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी एक्टर, बेहतरीन से बेहतरीन एक्टर, किसी खराब लिखी हुई स्क्रिप्ट को जस्टिफाई कर सकता है अपनी परफॉर्मेंस से। बहुत एक आध कोई रेयर केस होगा जिसमें हम कहेंगे फिल्म बहुत खराब थी लेकिन या स्क्रिप्ट बहुत खराब थी और इस एक्टर ने बहुत ही बढ़िया काम किया। वो रेयर होता है। एक एक्टर को एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए होती है। इसलिए राइटर्स की, डायरेक्टर्स की इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। वो आपको शेप अप करते हैं। आपने शुरू में जब और काम नहीं था तो एक्टिंग की क्लासेस ली हैं, सिखाया है दूसरों को। अब नहीं सोचते कभी कि वापस गिविंग बैक टू एक्टिंग कभी करना चाहिए, कभी सिखाऊं मैं?
नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जैसे सेट पे कुछ नए एक्टर्स होते हैं, बातें करते हैं एक्टिंग की, तो उनके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन हाँ, अब मैं पढ़ाने नहीं जाता हूँ, लेकिन वर्कशॉप्स होती हैं, कई बार कोई इनवाइट करता है कि आप आइए लेक्चर लीजिए, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं, मैं जाता हूँ अभी भी। लेकिन हाँ, फुल फ्लेजेडली उस वक्त की ज़रूरत थी, पैसे चाहिए थे, काम चाहिए था, और थोड़ा सा आई थिंक मेंटली भी आप बिजी हो जाते हो ना, मोर देन मनी। चलो मनी तो मिल ही जाती थी, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि यार मैं सुबह उठ के घर से निकलूँ, ताकि वो बार बार फेलियर का भी एहसास नहीं और रहे। खाली बैठे आपका दिमाग ज़्यादा चलता है, तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, जैसे अभी मैं कह रहा हूँ, मैं अभी इंतज़ार वाले फेस में हूँ। यू नो, मैं चाहता हूँ कि एज एन एक्टर मुझे लोग एक्सप्लोर करें, तो मेरे पास बहुत खाली वक्त होता है, तो मैं रंगमंच तो कर ही रहा हूँ। अब उसके बाद जो खाली वक्त मुझसे बचता है, तो मैं परकशन का बहुत शौकीन हूँ। मैंने बीच में तबला शुरू किया, लेकिन फिर गिव अप कर दिया। आजकल मैंने ड्रम्स शुरू किए सीखना, तो आई होप कि मैं इसको बीच में ना छोड़ूं। तो मेरी कोशिश है कि मैं इसको, तो आई थिंक वही एहसास था उस वक्त। टीचिंग करने में जाता था, मैं घर से निकला, मैं एक 15 बच्चों के साथ, बच्चे क्या थे वो, मैं खुद था 24.5 का या 25 का, और मेरे स्टूडेंट थे 23 के, 21 के, 20 के। तो उनके साथ बैठा हूँ, उनसे भी कुछ सीख रहा हूँ। वो बॉम्बे के भी कुछ बच्चे थे, कुछ बॉम्बे के बाहर के भी थे, तो एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलता था और माइंड बिजी रहता था। मुझे सबसे अमेजिंग आज के पूरे कॉन्वर्सेशन में बात ये लग रही है कि इतना सब कुछ करने के बाद, नाम, पैसा, शोहरत सब कमाने के बाद, आज भी अनूप सोनी मेरे सामने बैठकर कह रहे हैं कि वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अच्छे रोल्स तलाश रहे हैं। ये दिखाता है कि जो आपके बारे में सब लोगों ने कहा ना कि हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन और बहुत काम करना चाहते हैं आप, ये आपके सारे मैसेजेस में। तो हम आज ये दुआ करेंगे कि आपको और बहुत मैं एक बात जहाँ पे ऐड करना मिले। चाहता हूँ, मैं सच में ये कहना चाहता हूँ, और मैं सिर्फ ये इफेक्ट के लिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई हाँ मैं सच बता रहा हूँ। मुझे एक अच्छा सीन परफॉर्म करके जो सुकून मिलता है ना, इसलिए मैं जब किसी एक्टर को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखता हूँ ना, तो मैं उसकी तो तारीफ करता ही हूँ, मैं उसको तो अप्रिशिएट करता ही हूँ, लेकिन उस अप्रिसिएशन के नेक्स्ट स्टेप में मेरा ये होता है, ओ मुझे भी ये करना है। वो जो एहसास है ना, वो मेरा आज भी जिंदा है, मुझे होता है कि मुझे। ये मैं आपसे पूछना चाहती थी, कोई ऐसा रोल जो रिजेक्ट किया हो, जिसको करने का बाद में बहुत अफसोस या ना मिला हो, मतलब बहुत अफसोस हुआ कि ये क्यों नहीं किया मैं? यार ऐसा तो नहीं कि मैंने रिजेक्ट किया हो, उल्टा है। मुझे कुछ रोल्स ऑफर हुए जो मैं करना चाहता था, लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ कुछ कारणों की वजह से, और पैसा तो बिल्कुल रीजन नहीं था उसका। अच्छा अनूप फिट तो होता है, लेकिन ये वो कई जगह ऐसा भी हुआ कि एक बड़ी फिल्म में एक बड़े रोल में कास्ट हो गए, मेन रोल में, फिर कुछ पता चला इंटरनल स्टूडियो की मीटिंग्स हुई हैं, नहीं यार थोड़ा सा ना एक अनूप से थोड़ा ज़्यादा बड़ा नाम चाहिए, नाम। तो फिर वो तकलीफ हुई कि अरे यार मिल जाता तो अच्छा होता। फिर उस एक्टर को देखा, अच्छा ठीक है चलो, लेकिन आई थिंक दैट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जर्नी। लास्ट सवाल मेरा, क्योंकि आज के समाज के बारे में बहुत रेलेवेंट सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ, जो पहले नहीं था, सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा हो गया है। आजकल घरों में, पार्टियों में भी डर लगा रहता है कि कोई पॉलिटिकल डिस्कशन अगर हो गया तो मैं दोस्तियां टूटती देख रही हूँ, पार्टियां खराब होते देख रही हूँ। और बॉलीवुड में भी ना पहले पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स इतने क्लियर नहीं होते थे, अब हर एक्टर ज़्यादातर बहुत क्लियर होके आ गया कि कौन किस साइड है, किसके सपोर्टर हैं। आप तो राज बब्बर जी से भी कनेक्टेड हैं, जो कांग्रेस से हैं, तो ये चीज़ आप महसूस कर रहे हैं कहीं कहीं कुछ रिश्तों में दरार पड़ी है पुरानी दोस्ती में, कि कोई किसी नेता को पसंद करता था, कोई किसी पार्टी की आइडियोलॉजी से रिलेट करता है? हैव यू फेल्ट दैट? यस, बिल्कुल। लोगों के अपने अपने बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मुझे ना अवेयरनेस सबकी है, मतलब मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे शौक है, लेकिन मुझे कभी राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रहा। मुझे लगता है कि आपको सामने वाले की सोच का भी सम्मान करना चाहिए, और अपनी सोच का, आप अपनी बात कहिए कि देखो भाई मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन ठीक है यार तुम अगर ऐसा सोचते हो तो ये भी ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम आर्ग्यूमेंट तब होता है जब मैं सामने वाले को ये प्रूव करना चाहता हूँ कि नहीं तू गलत है, और वही हो गया आजकल, हर कोई दूसरे को गलत बताने। तो मैं सही हूँ और तू गलत है, मैं पढ़ने के से अच्छा ये है कि हाँ जो तू कह रहा है यार ये तेरी सोच है, मैं ये मानता हूँ कि मेरी सोच है। थैंक यू वेरी मच। अग्री टू डिसएग्री, बस दैट्स अबाउट इट। अनूप सोनी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा तब आता है कि सामने वाला सिर्फ एक बहुत अच्छा एक्टर या कोई प्रोफेशनल अच्छा वो ना हो, एक बहुत अच्छा इंसान भी मिल जाए ना बात करने में, तो बातचीत का मज़ा दोगुना हो जाता है। इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो, और एक दो छोटे छोटे तोहफे हमारी तरफ से आपके लिए।
Thank you so much. Thank you very much.